सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट अगर किसी से पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। सबसे पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। अब रही बात डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन ये वो डिटर्मिनेंट है। एक तो ना मकसद डिटर्मिनेंट आप क्यों पढ़ रहे हो, ये शुरू में था नहीं, ये बाद में किसी साइंटिस्ट ने डिटर्मिनेंट निकाला। पहले आपकी मैट्रिसेस मौजूद होती थी। जब आप इनको इक्वेशंस, मैंने बताया था मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है कि आप इनसे इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये बाद में डिटर्मिनेंट मालूम किया है जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में काफी हेल्प कर रहा होता है। आपने क्रैमर रूल्स पढ़ा हुआ है, उसमें आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हो। आपने एडजॉइंट मेथड पढ़ा इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसमें आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हो। तो डिटर्मिनेंट आपको इक्वेशन निकालने में काफी हेल्प कर रहा होता है। तो डिटर्मिनेंट एक आपने बाद में चीज इंट्रोड्यूस की है अपने फायदे के लिए कि आपको बाकी उसका उसका काम आ रहा होता है। रही बात कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। आपको ना हर चीज का पहले जेंडर पता होना चाहिए। मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है, मैं जो सेकेंडरी लेवल पे तो खैर काफी बोलता हूँ क्योंकि वहां पे चीजें काफी मौजूद होती हैं कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए उसका जेंडर क्या है, वो है क्या चीज। जैसे लाइन है, पॉइंट है, या कोई फॉर एग्जाम्पल नंबर है, कोई मैट्रिक्स है, कोई सेट है, किस चीज की आप बात कर रहे हो। तो इसी तरह डिटर्मिनेंट जो है वो एक नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो आपने हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएट किया हुआ है कि यार इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये वाला नंबर लिखा हुआ है आपने, उसके साथ ये वाला नंबर लिखा हुआ है। और नंबर निकालते कैसे हो वो अगली बात है जो मैं आपको बताने लगा। तो सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट का फायदा बड़ा है, आगे आपको काफी टॉपिक्स में हेल्प करेगा, इक्वेशन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी बात, होता क्या है, एक नंबर होता है जो आपने हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट किया होता है। तीसरी बात, ये नंबर आप एसोसिएट किस तरह करते हो, मतलब किस तरीके से निकालते हो, वो अब ये तीसरी बात मैं बताने लगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक पूरी डेफिनेशन होती है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले मैं निकालने का तरीका बताता हूँ जो कि ज्यादातर बच्चों को पता होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपके सामने इस तरह लिखी हुई है, अब देखो मैं कंफ्यूज करता हूं आपको। अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वन बाय वन इसका ऑर्डर है, इसके अंदर एलिमेंट -1 है, और आपको बोला जा रहा है कि ये चीज मालूम करो। अब वही चीज है, जैसे अगर ए यहां पे कोई नंबर होता ना, सिंपल अगर ये चीज लिखी होती है, अब देखो कितना छोटा सा फर्क है। अब ए यहाँ पे एक नंबर शुमार होता, और अगर मैं इसकी ये चीज निकालता, इसका मतलब मैं आपसे पूछता कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, या जिसको आप मॉड भी कहते हो उसका बताओ, तो मैं बोलता कि -1 का जो मॉड है वो सिंपल 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जब आपसे कोई ये चीज पूछेगा ना, इसका मतलब अब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब मॉड नहीं होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपसे पूछता है। तो वन बाय वन का जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है वही जो उसके अंदर एक नंबर है ना, मैंने बताया था हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आपने एक नंबर एसोसिएट किया होता है। तो वन बाय वन के अंदर जो भी एक नंबर लिखा होता है ना, हम वही बोलते हैं कि यार वही उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और असल जो मसला स्टार्ट करते हैं वो 2 बाय 2 से करते हैं। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, अब मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको बताता हूँ कि 1 2 3 4। ठीक है, तो सब ने पढ़ा हुआ है। जनरलाइज लैंग्वेज में हम बात अगर करें तो इस तरह फॉर्मूला इसका लिखवाया जाता है कि अगर ए बी सी डी लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से तो ये एडी हो जाएगा, सी को मल्टीप्लाई करोगे बी से तो ये बीसी हो जाएगा, दरमियान में आप नेगेटिव का साइन लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। रही बात 3 बाय 3 का कैसे निकालोगे, तो वो भी बड़ा इजी है। वो चलो कोई एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं समझाता हूँ आपको। उस ट्रिक का नाम भी, उसको हम कहते हैं सेरिस रूल। इस ट्रिक की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये 3 बाय 3 पे वैलिड है। अगर 3 बाय 3 मैट्रिक्स है उस पर आप लगा सकते हो, बाकी किसी मैट्रिक्स पे ट्रिक लगा नहीं सकते। दूसरी बात, जब आप ये ट्रिक लगा भी दोगे तो कोई टाइम आपका बच नहीं रहा, फिर मुझे आज से समझ नहीं है कि ट्रिक बताई क्यों जाती है। तो मैं जब अपने स्टूडेंट को बताता हूं, मैं ये बोलता हूं कि अगर कहीं और से पता चले ना तो वो ये ट्रिक आपको बताएगा, जिस पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना। जो नॉर्मल तरीका है आपने उसी पे रहना। नॉर्मल तरीका बड़ा आसान तरीका है, तो वो देख लेते हैं, फिर मैं चलो ट्रिक भी जल्दी से बताऊंगा। नॉर्मल तरीका क्या कहता है कि आपने किसी भी रॉ को पकड़ना है या किसी भी कॉलम को पकड़ना है। नॉर्मली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस रॉ या जिस कॉलम में जीरो ज्यादा है ना, उसको आप पकड़ लो, जिसमें आपको जीरो ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो आपको कहीं भी जीरो नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल तो आप कोई भी रॉ कोई भी कॉलम ले लो। अच्छा, अब इसकी मैं जुगाड़ बता रहा हूं जिसकी आगे आपको बाद में रीजन पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी रॉ या कॉलम पकड़ा ना, उसका साइन आपको पता होना चाहिए। तो पहली रॉ में साइन क्या होगा, पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव, दूसरे का साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव। दूसरी रॉ में साइन क्या होगा, पहले के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ पॉजिटिव, तीसरे के साथ नेगेटिव। और तीसरी रॉ में साइन क्या होगा, पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव। तो साइन आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, अब जरा सॉल्व करो। तो पहले के साथ मैं रॉ 1 से सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले के साथ पॉजिटिव आएगा, 1 अपनी जगह पे। आप क्या करते हो, जिस रॉ में उसको डिलीट करते हो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करते हो, पीछे 4 एलिमेंट बचेंगे, 5 6 8 9। दूसरे एलिमेंट के साथ क्या आता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2। अगेन जिस रॉ में डिलीट करो, जिस कॉलम में डिलीट करो, 4 7 6 9। इसी तरह तीसरे के साथ प्लस आता है, तो ये हो जाएगा +3। पहली रॉ डिलीट, पहला कॉलम डिलीट, 4 5 7 8। ये कर लिया। उसके बाद अब आप सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, 5 को 9 से करो 45, 6 को 8 से करो 48, दरमियान में नेगेटिव। 4 को 9 से करो 36, 7 को 6 से करो 42, दरमियान में नेगेटिव। 4 को 8 से करो 32, 7 को 5 से करो 35, दरमियान में नेगेटिव। और अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टेप फालतू है, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, ये फालतू स्टेप है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं कभी भी इस स्टेप को लिखते ही नहीं, जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता हूं, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में डिटरमिनेंट आपने सीखा, आपने सेकंड ईयर में डिटरमिनेंट निकाला होगा, ई कैट लेवल पे भी अगर आपकी ये कैलकुलेशन कर रहे हो आप, तो माजरत के साथ फिर आपने मैथ सीखी नहीं है। इतनी तो आपकी फास्ट होनी चाहिए कि आपको लिखना ना पड़े, अनलेस कि बहुत ही मुश्किल नंबर्स हो तब सेंस बनती है, और बेसिक नंबर्स के अंदर क्या तुक बनती है। मुश्किल नंबर्स भी कुछ नहीं आते, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो आसानी से, ठीक है। और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। 45 - 48 -3 होता है, ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई करोगे +12, ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करोगे -9, और रिजल्ट में आपको 0 मिल जाएगा। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट निकालते हो। अब मैं जरा एक शॉर्टकट डिस्कस करता हूं यहाँ पे, जिसको सेरेस रूल आप कहते हैं। और मैंने पहले बताया, जब भी मैं बोलता हूँ तरीका करो तो डायरेक्ट यहां से करो, दैट्स इट। इसका फायदा पता है क्या होगा, जगह भी कम लगेगी। जो मैं रूल बताने लगा ना, इसके लिए जगह भी पहले आपको चाहिए, नंबर पूरे लिखने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे। तो डिटरमिनेंट का तरीका बड़ा अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करो और आपके पास आंसर बहुत आसानी से आ जाए। अच्छा, ट्रिक क्या, जल्दी से देख लो। ट्रिक ये कहती है कि सब नंबर्स को एज इट इज कॉपी करो। आप कॉपी कर लिया, अब मजीद जो पहले 2 कॉलम है उनको दोबारा कॉपी करो। तो 1 2 4 5 7 8 दोबारा कॉपी कर दिया। उसके बाद ट्रिक कहती है कि आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से करो, 5 को 9 से करो, क्या रिजल्ट आएगा। 1 को 5 से करोगे 5, 5 को 9 से करोगे 45। अच्छा जी, फिर 2 को 6 से करो, 6 को 7 से करो, ये हो जाएगा 12, 12 7 जा 74, सॉरी 84, 12 7 जा 84। हाँ, फिर 3 को 4 से करो 12, 4 को 8 से करो, अभी इतनी बड़ी कैलकुलेशन 96, ये कर लिया आपने। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, फिर माइनस करो इसको। अब रिवर्स ऑर्डर में जाओ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो 64, नहीं 72 ही होता है, सही है 72 ही होता है। इसी तरीके से 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो 48। इसी तरीके से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो 105। ये कर लिया, अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, करके देखना 0 के बराबर आ जाएगा। मुझे बताओ कौन सा टाइम तुमने बचाया इस ट्रिक को करके, कोई टाइम नहीं बचा। ये बड़ी आसान चीज है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये तरीका 4x4 पे वैलिड है, 5x5 पे वैलिड है, 2x2 पे वैलिड है। ये वाला तरीका जस्ट 3x3 पे वैलिड है। आप 4x4 की मैट्रिक्स है कि नहीं कर पाओगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, ट्रिक के पीछे ना भागो। मेन मेथड भूलता नहीं है, ट्रिक भूल जाती है एंड पे। तो हर दफा ट्रिक ढूंढोगे, ई कैट में प्रेशर इतना ज्यादा था, भूल जाओगे। तो जो काम की चीजें उनको सीखो, एक्स्ट्रा सीख के ना फालतू में जब एक्स्ट्रा पानी डाल दोगे ना बाल्टी के अंदर, तो फिर निकल ही जाएगा। एक्स्ट्रा काम ना करो एंड पे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 4x4 की अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे। नॉर्मली अगर 4x4 या 5x5 का डिटरमिनेंट लिखा होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लग रही होती है जो आपकी लाइफ को बड़ा आसान कर देगी। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही, अभी हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम एज्यूम करते हैं कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही उसके ऊपर, और आपको फिर सॉल्व करना है। तो फिर वो कोशिश करेंगे, वो आपको इजी देंगे। इजी कहने का मतलब जीरोस होंगे काफी, और इजी इजी नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 0, फॉर एग्जाम्पल -2 3 0 4, 1 -1 2 0, इसी तरह 1 0 -2 4। ये आपके पास डिटरमिनेंट आते हैं। अब आपने देखना है यार, सबसे अच्छा साइन वही होगा दोबारा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह आपने करना है ऑल्टरनेट। अब आप देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीरोस कहां पे होंगे, आपने वो एक्सपेंड करना है। पहली रो में आपको 2 0 नजर आ रहे हैं, ठीक है। आखिरी कॉलम में 2 0 नजर आ रहे हैं,
और बाकी अच्छा दूसरे कॉलम में आपको 2 जीरो नजर आ रहे हैं, आपकी मर्जी सब में 2 2 जीरो ही हैं, तो आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली रॉ से एक्सपेंड कर दूंगा। अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, और कोशिश करना उस तरह आप लोग भी कैलकुलेट करें। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक स्टेप तो लिखूंगा, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। एक स्टेप में क्या करूंगा, अब पहली रॉ से एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये दो एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब मुझे इनको देखना भी नहीं है इनको, क्योंकि एज्यूम करो अगर यहाँ पे 2 की जगह जीरो होता, एज्यूम करो यहाँ पे जीरो होता तो इधर जीरो आ जाता, तो यहाँ पे कुछ भी होता जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता। तो इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं देना जीरो के ऊपर, मैं जीरो के अलावा देखूंगा क्या लिखा हुआ है। तो पहला नंबर 1 है, मैं सबसे पहले 1 लिखूंगा, ठीक है। 1 जिस रॉ में है उस रॉ को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो 9 एलिमेंट है इनको लिख दो, 304 -1 20 0 -2 4 लिख दिया। ये खत्म, पहले के साथ पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब 2 के साथ पॉजिटिव आएगा। अगेन वही, पहली रॉ को डिलीट कर दो, पहले कॉलम को डिलीट कर दो, ये एलिमेंट और ये वाले बच जाएंगे। तो -2 3 1 -1 1 0 4 0 4, ये वाला स्टेप आप लोग कर लो। डेफिनेटली 4/4 बड़ा ही होगा, लेकिन आसान इस तरीके से आप करोगे, कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं इसकी, मैंने बताया है 3/3 के लिए, तो दैट्स वाई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो तरीका है ना वही होता है। इवन 5/5 भी आ जाए ना, यहाँ पे सेम काम होता है, जिस रॉ से एक्सपेंड करना है वो एलिमेंट कंसीडर करोगे, उस रॉ को डिलीट करोगे, उस कॉलम को डिलीट करोगे, पीछे डिटरमिनेंट बने। जैसे यहाँ पे आपके पास 2/2 के आते थे ना डिटरमिनेंट, यहाँ पे 3/3 के आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5/5 की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ 4/4 के डिटरमिनेंट आ रहे होंगे। सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं है। लेंथी होगा सवाल, लेकिन कोई नई चीज नहीं आपने सीखनी, यहाँ पे वही काम कर। ये करने के बाद अब मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन है, मैं ये बच्चों वाला काम नहीं करूंगा कि इसको पूरा एक्सपेंड करूंगा। इस 1 को सबसे पहले इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने ढूंढना है इसके मैक्सिमम जीरोस कहां पे नजर आ रहे हैं, आपको हर रॉ में कॉलम में एक एक जीरो नजर आ रहा है, तो मैं काम करते हैं पहली रॉ से एक्सपेंड करते हैं। ये 3 है ना, अच्छा मैं इससे भी ज्यादा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करने का मतलब, हाँ ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ। किस तरीके से, मुझे पता है 3 है, ये रॉ डिलीट करूंगा, कॉलम डिलीट करूंगा, 2 4 8 हो जाएगा। और कितनी दफा तो मैं स्टेप के बाद डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2 4 8, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा, तो सिंपल 8 बचेगा यहाँ पे। आपको 2 टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इस तरह लिख सकते हो। इसी तरह ये वाला एलिमेंट 0 है, इग्नोर कर दो, फिर 4 को देखो, ये 4 एलिमेंट होंगे। -1 को -2 से करो, क्या आएगा 2, 0 कैसे खत्म, खत्म हो गया। तो आपको ये दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगोगे जीरो होने की वजह से ना, कैलकुलेशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस पे आ जाओ, इसमें देखो बाहर 2 मौजूद है। अगेन आप देखो मैक्सिमम जीरो कहां पे नजर आ रहे हैं, पहली रॉ में नहीं है। मुझे यहाँ पे जो आखिरी रॉ है ना, ये थोड़ी इजी लग रही है ना, साइन इसका भी वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं इसको आखिरी रॉ से एक्सपेंड करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, ये 4 एलिमेंट होंगे। 3 को 0 से करो, 0 खत्म हो जाएगा। -1 को 4 से करो, -4 आएगा, लेकिन अगर आपको याद हो दरमियान में एक नेगेटिव भी आप लगाते, जरा गौर करो। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया था 0, दरमियान में नेगेटिव, -1 को 4 से करोगे तो -4 आएगा, जो कि पॉजिटिव कर देगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी आप। फिर देखो ये 0 इग्नोर कर दो, यहाँ पे 4 बचेगा। अगेन ये 4 एलिमेंट है, -2 को -1 से करोगे क्या आएगा 2, 1 को 3 से करोगे क्या आएगा 3, 2 -3 -1। तो आपको ये बच्चों वाले स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी आसानी से आनी चाहिए आपको। अब बस आप कर लो, ये हो जाएगा 4 -4, ये 0 हो जाएगा, खत्म, आंसर 32 आ गया। अब मुझे बताओ, ये अगर मैं जल्दी जल्दी करता मुझे हार्डली 1 मिनट लग जाता, आप लोग करोगे तो 1.5 मिनट लग जाना चाहिए, हो जाएगी आसानी से कैलकुलेशन। तो एक सवाल अगर आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर हो रहा है, तो कुछ सवाल आपके 10 सेकंड के अंदर भी होंगे। तो जब ई कैट का टेस्ट देते हो, कोई बड़ा सवाल भी आपको नजर आता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन छोटे भी तो होते हैं। फिर कितनी दफा आपसे सिंपल साइन 30 डिग्री पूछ लेंगे, 1/2 लिखना है आपने, कितना टाइम लग जाएगा। कुछ सवाल में भी होता टाइम लग जाता है, लेकिन ज्यादातर जब बड़े डिटर्मिनेंट आते हैं, कुछ प्रॉपर्टी छुपी होती है। यहाँ पे तो खैर वो प्रॉपर्टी नहीं है, मैं भी जब प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो साथ में एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया। कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। सर हमें ये पूछना था कि डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं 3/3 या 4/4 का, तो ये जो साइंस हम ले रहे होते हैं ये कन्वेंशनली है या फिर इसके पीछे कोई रीजन है? मैं वही बताने लगा हूँ, ये तो मैंने निकालना सिखा दिया, जो सबको आता था, रिवीजन करवा दिए। अब जरा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन इन द सेंस कि डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। ये जो तरीका आप लोग पढ़ते हो ना डिटर्मिनेंट का, इसको आप कहते हो लैप्लासियन एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अब वो दो चीजें मैं कहां पे बताऊं, यहां पे बताता हूं।
यार ये मिटाना नहीं चाह रहा साइन, ताकि आप लोगों पर लिखे रहें। ऊपर बताता हूं, ये आपने नाम सुने ने, माइनर सुना हुआ होगा नाम। आपको बताना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का माइनर आप कैसे निकालते हो। और दूसरी चीज कोफैक्टर। अच्छा जी, माइनर क्या होता है ये आपने खुद डिफाइन किया है। अब क्या डिफाइन किया हुआ माइनर को आपने? आपने माइनर को डिफाइन किया हुआ, एज्यूम कर लो मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देता हूं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं माइनर आप किसी भी एलिमेंट का निकालते हो, आपने क्या डिफाइन किया हुआ है कि माइनर एक कॉन्सेप्ट है जो आप किसी एलिमेंट का निकालोगे। अच्छा, क्यों डिफाइन किया हुआ यार? अभी रीजंस होती हैं, सबने टॉपिक्स निकाले हुए होते हैं जो कि आपको बाकी जगहों पे हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये एक्चुअल नहीं होता कि भाई क्यों उन्होंने माइनर किसी एलिमेंट का क्यों निकाल रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, वो बातें बात की होती हैं। जो ऑलरेडी डिफाइन की हुई है ना चीजें, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। जो लॉजिक्स होती हैं देख लेते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होती, किसी दफा प्रूफ करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए वो चीज निकली हुई होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी आपने एलिमेंट का माइनर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 की बात करता हूँ। 5 की पोजीशन क्या है? दूसरी रो, दूसरा कॉलम। तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल एम टू टू। कैपिटल एम का मतलब माइनर होता है किसका? टू टू, जो दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर मौजूद है उसके निकालना है हमें। किस तरह निकालोगे? सिंपल, जिस रॉ में उस रॉ को डिलीट कर दोगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दोगे, पीछे क्या बचेगा? 1 3 7 9। आपने क्या करना है? इस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है। अगर आपको याद हो तो मैंने सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट क्लास में कि किसी भी रॉ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उसको आप सब मैट्रिक्स कहते हो। तो जो यहां पे मैट्रिक्स आ रही है ना, उस सब मैट्रिक्स का आपने क्या करना है? डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, आप डिटरमिनेंट लेते हैं, क्या होगा? 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो -21। तो सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा क्या आंसर आएगा? -12। ये आएगा ना? हाँ, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनर किसी भी एलिमेंट का निकाल रहे हो। अब रही बात कोफैक्टर क्या होता है, सेम अगर मैं ये बात बोलूं कि यार कोफैक्टर निकाल के दो मुझे, किसका? दूसरी रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसका मुझे कोफैक्टर निकाल के। अब कोफैक्टर क्या होगा इसका? भाई बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कोफैक्टर निकालने का यहाँ पे तरीका क्या होगा? जो आपने माइनर निकाला है ना, वही कोफैक्टर होता है। अब इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैंने माइनर निकाला है M22, यही मेरा कोफैक्टर के बराबर होगा या इसके नेगेटिव के बराबर होगा। याद रखो, कोफैक्टर या तो माइनर के बराबर होता है या कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होता है। मतलब या तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एग्जैक्टली, या आप कभी माइनस साइन लगा दोगे। दैट्स इट। अब आपने देखना है किस केसेस में इक्वल होते हैं, किस केसेस में आप माइनस साइन लगाते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे यहां पे जो पोजीशन है इनकी, 2 + 2 क्या होता है? 4। 4 एक इवन नंबर है। तो अगर दोनों पोजीशन को जब ऐड करोगे और रिजल्ट में इवन नंबर आ रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर रिजल्ट में ऑड नंबर आ रहा है तो फिर आप दरमियान में नेगेटिव लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता को फैक्टर निकालो 2 3 एलिमेंट का, तो देखो 2 + 3 5 होता है, ऑड नंबर है, तो ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ 2 3 माइनर। तो अगर रिजल्ट में ऑड आ रहा है नेगेटिव लगाओगे, रिजल्ट में इवन आ रहा है तो नेगेटिव आप नहीं लगाओगे। तो हम बोल रहे थे कि A22 निकालो, तो हम बोलेंगे यार A22 एग्जैक्ट -22 है, मतलब सिंपल -12 के बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कोफैक्टर और माइनर का। अब आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर। जो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है, तो 3/3 में आप इस तरह पूरा एक्सपेंड करके कर रहे होते हो, ये कैसे आई है? सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि सम ऑफ, इसको यार एक मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, कोफैक्टर को आप हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ each element of a raw and its cofactor। ये असल डेफिनेशन है कि डिटरमिनेंट कैसे आप निकालोगे। आप किसी भी रॉ को पकड़ोगे, सबसे पहले उस रॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे उनके कोफैक्टर से और उनको आपस में ऐड कर दोगे। जैसे अगर मैं जनरलाइज लैंग्वेज में बात करूं तो जनरलाइज मैट्रिक्स इस तरह बताई जाती है ना, A11 A12 A13, इसी तरह A21 22 इस तरह बन रही होती है। तो अगर आप पहली रॉ को कंसीडर करो, पहली रॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप क्या करो, उनको मल्टीप्लाई करो उनके कोफैक्टर से। मतलब A11 को मल्टीप्लाई करो इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखते हो। जो A12 है इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और जो तीसरा एलिमेंट है A13 इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको आपस में ऐड कर दो। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट असल में क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दोबारा बताता हूं, एक मैट्रिक्स ए आपके पास मौजूद है,
उस मैट्रिक्स ए के किसी भी रॉ को आपने पकड़ना है, किसी भी कॉलम को पकड़ना है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलते हो कि सर मैंने पहला कॉलम पकड़ना है, अब डिटरमिनेंट की ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि आपने पहला कॉलम पकड़ा, A11 को मल्टीप्लाई किया कैपिटल A11 से, प्लस A21 को आपने मल्टीप्लाई किया कैपिटल A21 से, और A31 को आपने मल्टीप्लाई किया कैपिटल A31। अब ये भी डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है। डिटरमिनेंट को जनरलाइज अंदाज में आप 6 तरीकों से लिख सकते हो। 3/3 का अगर है, 3 रॉ है, 3 कॉलम है, उस अंदाज में आप लिख सकते हैं। तो ये असल डेफिनेशन होती है किसी भी आपने अगर डिटरमिनेंट मालूम करना है। अब रही बात कि जो आप करते हुए आए थे, क्या वो यही कर रहे थे? यही कर रहे थे आप, बिल्कुल। आप क्यों कर रहे थे ये? अगर आपको यहां पे पता हो कि कोफैक्टर और माइनर आपस में बराबर है, नेगेटिव का फर्क होता है ना, ये आप क्या करते थे यहां पे? ये माइनर ही तो निकालते थे। माइनर क्या होता था भाई? वन एलिमेंट का माइनर क्या होगा मुझे बताओ। अगर आपसे बोले कि यार इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, तो आप क्या करते थे? इसको डिलीट करते थे, इस कॉलम को डिलीट करते थे, इसका डिटरमिनेंट निकालते थे। तो ये जो आपने मालूम किए हैं ये सब क्या है? ये माइनर ही तो मालूम किए हैं। इस माइनर को आप कोफैक्टर में कैसे तब्दील करते थे? साइन लगा के। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो पहला एलिमेंट है इसका जो माइनर होगा वो इसके कोफैक्टर के बराबर होगा, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है? इवन नंबर। ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका जो कोफैक्टर है वो इसके नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इसी तरह इसका कोफैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव माइनर के बराबर। तो यही तो काम आपने किया है। आप क्यों दरमियान वाले के साथ नेगेटिव लगाते थे? अगर आपको याद हो तो दरमियान वाले के साथ इसलिए नेगेटिव लगाते थे कि इसका जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव ऑफ माइनर है, जबकि बाकी का जो कोफैक्टर था वो सिंपल माइनर के बराबर होता था। तो आप जस्ट माइनर लिखा करते थे, इसका भी आपने जस्ट माइनर लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या था? सम निकालते थे आप। ये आपने सम निकाला किसका? प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट। आप हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका कोफैक्टर माइनर के बराबर ही था। इसका जो कोफैक्टर था उसमें आपने नेगेटिव लगाया था। ये पूरा माइनर लगाया, उसके बाद आपने नेगेटिव लगाया। तो हुआ यही है कि आपने हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। और ये जो साइन की मैट्रिक्स है ऐसे तो आई है। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 2 1, 2 + 1 ऑड होता है। इसकी पोजीशन क्या है? 2 3, 2 + 3 ऑड होता है। तो दैट्स वाई आपको जो नेगेटिव जुगाड़ जो बताई जाती थी ना, उसकी रीजन ये है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक चलोगे तो आपको खुद ही नेगेटिव लगाना। डिटरमिनेंट के बाद जो बाकी इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ना बाकी 2 टॉपिक है छोटे मोटे, उनको भी जरा देख लेते हैं। वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है। जितनी भी आप बातें पढ़ रहे हो अभी, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट, इनवर्स, सब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिस्कस हो रहा है। किसी और मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें वैलिड नहीं होती। अब रही बात एडजॉइंट आप किस तरीके से निकालते हो। डेफिनेशन पढ़ते हैं एडजॉइंट की, फिर हम देखते हैं निकालना किस तरीके से। सिंपल डेफिनेशन जो आपसे पूछी भी जा सकती है, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। बस ये सिंपल डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका? कि कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकालोगे, उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। क्या मतलब बनेगा? फॉर एग्जांपल इसकी बात हम करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/2 मैट्रिक्स से लेते हैं, बड़ी इजी सी मैट्रिक्स है और आपको बोला जाए इसका एडजॉइंट निकालो। सिंपल क्या होगा? A B J और फिर A लिखा हुआ होगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसकी एक जुगाड़ होती है, ट्रिक बताई जाती है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन पे पूरा करते हैं। वो खुद ही आपको समझ आ जाएगी बात। यार वो असल में ट्रिक नहीं है, वो डेफिनेशन पे आपने अमल किया है पूरा। डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने एडजॉइंट निकालना है, आप क्या करो, आप उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा, ये काम आपने 3/3 के अंदर करना है, तो ये वो काम नहीं है जो एक्स्ट्रा चीज है जो मैं बता रहा हूँ। ये काम 3/3 में करना पड़ेगा आपको। तो 2/2 में भी सीख लो पहले उसको। डायरेक्ट 3/3 में पढ़ने से बेहतर है 2/2 में पहले देख लो क्या होता है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मौजूद है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, इसका मतलब ये होगा कि इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। फॉर एग्जाम्पल 1 का कोफैक्टर निकालो, 2 का निकालो, 3 4 सबका कोफैक्टर निकालो। 1 का कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे? मैंने बताया था कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर होता है। बस आपने देखना होता है कि जो उसकी पोजीशन है वो इवन है या ऑड है। जैसे आपको पता है ये वाली पोजीशन इवन होगी, 1 1 मतलब इवन है, ये वाली ऑड है, इसी तरह ये भी ऑड है, तो ये वाली और ये वाली इवन है। इस समय क्या पता चला? इस समय पता चला कि यार इधर ना आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों पे आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव होंगे माइनर के। ठीक है, तो ये तो हमने साइन डिसाइड कर लिया। अब कोफैक्टर निकालेंगे किस तरह? जैसे माइनर निकालते हो आप। माइनर किस तरह निकालते थे? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 का माइनर निकालना है,
तो 1 जिस रॉ में उस रॉ को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो। माइनर इसी तरह तो निकालते थे। तो जब आप इस रॉ को डिलीट कर दोगे, इस कॉलम को डिलीट कर दोगे, पीछे क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो उसका मतलब 1 का कोफैक्टर क्या है? 4 के बराबर। क्योंकि कोफैक्टर किसके बराबर होता है? कोफैक्टर बराबर होता है माइनर के। तो जो माइनर की वैल्यू आई है वही कोफैक्टर के बराबर होगा, और ये इवन पोजीशन पे है, तो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली बराबर है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 2 का माइनर निकालोगे तो 2 का माइनर क्या आएगा? इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, माइनर आएगा 3। लेकिन आपको पता है इसकी पोजीशन ऑड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका कोफैक्टर आ गया। तो माइनर निकालोगे और उसके बाद अगर पोजीशन ऑड है तो फिर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर पोजीशन इवन है तो वही आपका कोफैक्टर होगा। इसी तरीके से मैं बोलूं 3 का माइनर निकालो, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, पीछे 2 आएगा। पोजीशन इवन सॉरी पोजीशन ऑड है इसकी, दैट्स व्हाई यहां पे भी आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सही है। और फाइनली 4 का कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, पीछे आएगा 1। पोजीशन इसकी इवन है 2 2, तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव आएगा। ये आपके पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई। डेफिनेशन क्या कह रही थी? ट्रांसपोज ऑफ अ को मैट्रिक्स। ये जो को मैट्रिक्स आई है ना, इसका आपने बस क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ले लो, रॉ है कॉलम बना दो, रॉ है कॉलम बना दो। इस तरीके से आप क्या करते हो? कोफैक्टर निकाल, एडजॉइंट निकाल। ये काम आपने 3/3 के अंदर करना है। 2/2 के अंदर पता है क्या हम क्यों नहीं करते ये काम? क्योंकि जब आप इन दोनों को गौर से देखो ना, तो आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है यहाँ पे। ये वाला जो डायगोनल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है, आप अगर ऑब्जर्व करो ये वाला जो डायगोनल है, आप क्या करो? इसमें पोजीशन चेंज कर दो। ये 1 4 है ना, आप 4 1 कर दो। अच्छा, इस वाले डायगोनल में साइन चेंज कर दो। ये 2 3 है तो -2 -3। इस तरीके से आप एडजॉइंट निकालते थे। तो ये आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी जाती थी जिसके पीछे ये सब वर्किंग होती थी। लेकिन आपको ट्रिक बता दी जाती थी, ऑब्वियसली एमसीक्यूज में आप ये थोड़ी ना करोगे, आप डायरेक्ट ही काम करोगे। कोई एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं किसी और मैट्रिक्स की। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स बी दे दें, ये है 1 -2 4 -8, फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है। तो जस्ट अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, एमसीक्यूज में जस्ट एडजॉइंट पूछा हुआ और कुछ लंबी नहीं करनी है आपको, तो आप क्या करोगे? इनकी पोजीशन चेंज करोगे। 1 -8 है तो -8 1 कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। -2 4 है तो आप 2 -4 कर दो, दैट्स इट, आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो इतना लंबा काम आपको 2/2 मैट्रिक्स के अंदर नहीं करना पड़ेगा, 3/3 के अंदर तो करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। 2/2 के अंदर आप आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते। तो ये आपने अभी पढ़ा है 2/2 के लिए। सही है, आई होप कोई मसला नहीं होगा यहां तक। अब आ जाओ 3/3 के लिए। 3/3 के लिए लाइफ बच्चों थोड़ी मुश्किल होती है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, जो तो एनएडी के बच्चे हैं उनकी लाइफ तो मस्त है, कैलकुलेटर से एडजॉइंट भी आ जाता है, कैलकुलेटर से इनवर्स भी आ जाता है, कैलकुलेटर से डिटरमिनेंट भी आ जाता है, कैलकुलेटर से आप इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हो, हर काम हो सकता है। लेकिन जो बच्चे एनएडी के नहीं है, अब वो भी मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैंने उनको भी पढ़ाना है। अब उनके लिए, अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो एडजॉइंट निकालने का बहुत लंबा तरीका है। इसकी एक ट्रिक बताई जाती है, और वो ट्रिक मैं समझता हूं कि थोड़ी काम की ट्रिक है। वो आपका टाइम बचा लेगी, टाइम और जगह बचा लेगी। वैसे अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो जगह काफी चाहिए आपको, क्योंकि आप जरा सिचुएशन को समझो। ये जो काम आपने किया था 3/3 के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। आप सबसे पहले 1 को पकड़ोगे, इस रॉ को डिलीट करोगे, इस कॉलम को डिलीट करोगे, ये मैट्रिक्स आएगी, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तब जाके कोफैक्टर आएगा। फिर आप दूसरे एलिमेंट को पकड़ोगे, इसके साथ नेगेटिव लगाओगे क्योंकि पोजीशन इसकी ऑड है, रॉ डिलीट करोगे, कॉलम डिलीट करोगे, 4 7 6 9 की जो आएगी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ये दूसरा कोफैक्टर आएगा। फिर 3 को पकड़ोगे, 4 5 6 करते करते इस तरह 9 डिटरमिनेंट आपको निकालने पड़ेंगे। वो 9 डिटरमिनेंट निकालोगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। टाइम बचाना है आपने, तो मैथ थोड़ी सी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पर्सनली मैं उस तरीके को प्रेफर नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि यार उसमें लिखना बहुत पड़ता है, 5x5 की मैट्रिक्स, फिर कैंसिल कर रहे हो आप। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं यहाँ पे। कैसे? अब जरा देखो मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ चीजों को। ये मैट्रिक्स है, मुझे कोफैक्टर निकालना है। सबसे बेसिक बात, मुझे साइन बताने चाहिए। मुझे इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मेरे जहन में होना चाहिए। इस चीज को तो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आगे आप बाकी हरकतें करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 का आपने निकालना, आपको पता है इस रॉ को डिलीट करूंगा, इस कॉलम को डिलीट करूंगा, 4 चीजें बचेंगी। 5 9 45, 8 6 48। तो 45 - 48 क्या होता है? -3 के बराबर। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा। तो बल्कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिटरमिनेंट में करते हैं। आप जस्ट जैसे यहाँ पे माइनर निकालते थे ना, बस आपने इस डिटरमिनेंट का माइनर, ये पूरा माइनर निकाला है आपने,
ये माइनर निकालने के बाद बस आपको साइन देखना है। साइन क्या होगा, पहली वाली पोजीशन पे मैंने बताया था साइन पॉजिटिव होता है। दैट्स इट, जो आंसर आ रहा है वो एज इट इज आप लिख दो। फिर आप क्या करोगे, दूसरी रॉ पे जाओगे, दूसरी मतलब पहली रॉ को डिलीट, 2 का मैं माइनर निकाल रहा हूं, पहली रॉ को डिलीट, दूसरे कॉलम को डिलीट, पीछे क्या बचेगा 4 7 6 9। अब अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपके ध्यान में आ सकता है 4 7 6 9। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42, 36 माइनस 42 -6। लेकिन मुझे पता है दूसरे के साथ मुझे नेगेटिव लगाना पड़ता है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये। एक और निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को मैं। इसी तरीके से 3 है ना, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, 4 आएंगे, 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, 32 माइनस 35 -3। मुझे बताओ ये बहुत आसान तरीका है उस ट्रिक से, कुछ भी नहीं है उस ट्रिक के अंदर, मैंने अभी सोचा है ना, कुछ भी नहीं है, लिटरली ये बड़ा आसान तरीका है, थोड़ी सी मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, आसानी से कर सकते हो। अच्छा, मैं एक दो और एलिमेंट के निकालता हूं, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जल्दी जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल 4 का आपने निकालना है, तो इस रॉ को डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, 2 3 8 9 ये बचेगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो 18, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, 18 माइनस 24 -6, लेकिन इस पोजीशन के साथ नेगेटिव आता है, पॉजिटिव कर दिया। फिर एक और करते हैं, 5 से करना है, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, 1 7 2 3 9 ये बचेगा। तो 1 को 9 से करो 9, 7 को 3 से करो 21, 9 माइनस 21 क्या होता है, -11 नहीं -12। और फिर 6 का करो, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, 1 2 4 7 8 ये बचेगा। तो 1 को 8 से करो 8, 7 को 2 से करो 14, 8 माइनस 14 -6, इसके साथ नेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बाकी 3 देखो मैं किस तरह करता हूँ, ये इन 3 के रह गए ना, इन 3 का करते हैं। तो 12 माइनस 15 ये हो जाएगा -3। अच्छा जी, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, 6 माइनस 12 -6, लेकिन पॉजिटिव कर दोगे। 9 है तो 5 माइनस 8 -3 ये लो। तो अब ये 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बड़ा मुश्किल होता है, वो लंबा पूरा तरीका होता है, लेकिन आपने उसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। फिर आपको यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। अच्छा एक मैं तरीका यहाँ पे बता दूं, आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट निकाल सकते थे, मुझे अभी फिलहाल इसका ट्रांसपोज लेना है क्योंकि मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास एडजॉइंट आएगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, अब इस चीज को थोड़ा प्रोफेशनल अगर हो गए तब समझ आएगी आपको। आपको एलिमेंट्स के ना साइन तो पता चल जाने चाहिए सबसे पहले, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर तो मसला हो जाएगा। आप क्या करो, आप इस तरह एलिमेंट्स 1 का निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, और साइन आपके जहन में हो कि 1 के साथ क्या साइन आएगा, 2 वाले के माइनर के साथ क्या साइन होगा, इसके माइनर के साथ क्या साइन होगा। कैलकुलेशन आप इस तरीके से करो जबकि आप एलिमेंट्स को फिल करो कॉलम वाइज। जैसे यही जो मैंने पूरा सवाल किया है ना, मैंने 1 का माइनर, 2 का माइनर, 3 का माइनर इस तरह लिखा हुआ है, मतलब इनके कोफैक्टर, आप इनको इस तरह लिख दो तो ट्रांसपोज लेने में काफी आसानी होगी आपको। ये वैसे इसकी तो बड़ी सिमेट्री बन रही है, इस वाले केस में तो खैर बहुत अच्छा है, आपको ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही के बराबर हो जाएगा। लेकिन खैर बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, एक तरीका क्या है कि आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज का मतलब हर रॉ को आप कॉलम बना दोगे तो फिर आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। यह इसका तरीका क्या है कि आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे होगे रॉ वाइज, लेकिन आप यहां पे पुट करो कॉलम वाइज। जैसे आपने 1 का कोफैक्टर निकाला, 2 का कोफैक्टर निकाला, 3 का निकाला, आप उसको रॉ में पुट ना करो, आप उसको कॉलम में पुट कर दो, तो आप ट्रांसपोज लेने से बच जाओगे। इसी तरह आप इनका जब निकालोगे कोफैक्टर तो आप उसको सेकंड कॉलम में पुट कर दो, आप इनका कोफैक्टर निकालोगे सेकंड थर्ड कॉलम में पुट। लेकिन साइन आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, और फिर आप कॉलम वाइज पुट कर दो, तो इससे ट्रांसपोज लेने की बचत हो जाएगी, आपको ट्रांसपोज लेना नहीं पड़ेगा, जगह आपकी और कम हो जाएगी। खैर इस वाले केस में आप इसका ट्रांसपोज ले भी लो, यही आंसर आएगा, इसका मतलब यही इसका एडजॉइंट है। कोई सवाल है यहां तक पूछ लो। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का यही तरीका है। अगर आप 4x4 करोगे तरीका तो यही रहेगा, लेकिन जब उनके कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर में 3x3 की डिटर्मिनेंट्स आ रहे होंगे, लंबा हो जाएगा। तरीका यही है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर वैलिड है। अच्छा मैं शॉर्ट ट्रिक का जिक्र कर रहा था, एडिटिंग करते हुए मेरे जहन में आई है, मैंने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की नहीं है, मैंने नॉर्मल मेथड बता दी है, लेकिन मैंने कहा साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लूँ। उसमें एक तो साइन चेंज नहीं करने पड़ते और शायद थोड़ा बच्चों को अच्छा लगे मेथड। मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर भी एक ट्रिक भी बताई थी और वैसे भी बताया था मैंने, तो अगर आप इस तरह याद रखना चाह रहे हो रख लो, तो मैं ट्रिक भी डिस्कस कर देता हूँ किस तरीके से उसका मेथड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितने जीरो होंगे ना, फॉर एग्जांपल हम थोड़े जीरो भी डाल देते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, वरना ना वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मसला हो जाएगा। तो इस तरीके से ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो डालते हैं, इसको 3 कर देते हैं।
तो थोड़ी आसान मैट्रिक्स अगर आपके पास एग्जाम में आएगा तो आसान मैट्रिक्स होगी जिसका एडजॉइंट पूछा जाएगा। तो एक तो इसका नॉर्मल तरीका है, मैं तो उसी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊंगा, मुझे पता है किस तरीके से मैंने को फैक्टर निकालने हैं, साइन किस तरह चेंज करना है, मुझे रटी हुई हर चीज किस नंबर का किधर साइन है, कोई नया काम मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों के पास पेज है, जगह है और वो थोड़ा आसान तरीके से करना चाह रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना आ रहा है, इनका इतना दिमाग नहीं चल रहा कहाँ पे माइनस करना है कहाँ पे नहीं करना, तो गलती हो सकती है आपकी। तो आप जस्ट क्या करो, इनको कॉपी करो एज इट इज, 4 - 2 0 1 0 3, आपने एज इट इज इनको कॉपी किया। अब जो शुरू के दो कॉलम है उनको दोबारा कॉपी करो, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर मैंने बताया था। ये करने के बाद जो आपको शुरू की दो रॉ नजर आ रही है उनको कॉपी कर दो। तो इसके लिए जगह चाहिए थोड़ी, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे। इस रॉ को हटा दो, सॉरी इस कॉलम को हटा दो, इस पहली रॉ को हटा दो। तो आपका मेन मकसद है जो बाकी 16 एलिमेंट्स लिखे हुए ना, इन्हीं से आपने डील करना है। और अब कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, आपने सबसे पहले इसको देखना है, 4 एलिमेंट आपने पिक किए, डिटरमिनेंट आप निकालोगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा, 0 0 से वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने जाना रॉ वाइज है, लेकिन आप यहाँ पे पुट कॉलम वाइज करोगे, वही ट्रांसपोज ना लेना पड़े आपको, वरना अगर आप रॉ वाइज जाना चाह रहे हो यहाँ पे रॉ वाइज पुट कर दो, फिर बाद में ट्रांसपोज होकर एडजॉइंट आएगा, तो बेहतर है रॉ वाइज जाओ लेकिन पुट कॉलम वाइज करो ताकि ट्रांसपोज देने से बच जाओ। फिर अब आप इन 4 को कंसीडर करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, ये डिटरमिनेंट आप जैसे ले रहे हो, ठीक है। तो ये -12 आएगा, देखो मैं इसको इस तरह पुट कर रहा हूँ। इसमें आपको साइन वाइन डिसाइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनावट इस तरीके से हुई हुई है कि जहां पे आपको माइनस साइन लगाना था को फैक्टर में खुद ही, मतलब ये समझ लो ऑर्डर इनका चेंज होकर खुद ही वो लग जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस ट्रिक में ध्यान नहीं रखना आपको, तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी आसान पड़ती है। फिर आप इन 4 को पकड़ो, 4 को 0 से करो खत्म, -2 को 1 से करो -2, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये आ गया। फिर आप क्या करो, पहली वाली रॉ को खत्म कर दो, अब ये है 0 को 3 से करो खत्म, दरमियान माइनस, ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 6 आ गया। फिर आप इनको पकड़ो, 3 1 3, ये तो सिंपल 0 हो जाएंगे, कॉलम वाइज में पुट करो ताकि ट्रांसपोज ना लेना पड़े। इसी तरीके से आप इनको पिक करो, 1 को -2 से करो -2, खत्म कर दो उसको, -2 हो गया। फिर आप इस रॉ को भी खत्म कर दो, अब ये बची, -2 को 0 से करो खत्म, दरमियान में माइनस आएगा, -2 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव। फिर आप इनको पकड़ो, 3 4 12, 12 - 0 अगेन 12 होगा। फिर आप इनको पकड़ो, 1 -2 -2, 4 को -2 से करो -8, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो -2 + 8 6 के बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो मैंने वो ट्रिक भी बता दी, इस तरह भी आप कर सकते हो। वैसे एक एक्टिविटी मेरे जहन में आई, मैंने कहा मैं भी एक एडजॉइंट लेने का मतलब पूरा टाइम गिनता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है एडजॉइंट लेते हुए। मैं उस ट्रिक को यूज नहीं करता बिल्कुल भी, मैं प्रेफर करता हूँ वैसे ही एडजॉइंट निकालूं। तो मैं एक मैट्रिक्स लेट करता हूँ, हम कोशिश करेंगे 0 ना हो उसके अंदर और सब नंबर्स कवर हों, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर इतनी बच्चों वाली लिया आपने, मजा नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 9 -8, फॉर एग्जाम्पल 2 -3, 5 -7, 8 नहीं 8 दोबारा नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल 1 -4, और 1 2 3 4 5 6 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 6 लिया। तो ये उससे मुश्किल है, मैं टाइम नहीं लगाता फालतू में वो नंबर ट्रिक लगाने पे, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ भाई। तो अब हम जरा नोट करेंगे कि मुझे एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, 5 6 30, 30 30 - 28 2 हो जाएगा। अच्छा जी, -8 का क्या होगा, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, -18 + 7 ये हो जाएगा -11, हाँ -11 होगा लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अच्छा 2 है, 12 हो जाएगा, 12 - 5 7 होता है, दैट्स इट। अच्छा जी, -3 से है, रॉ कॉलम डिलीट, -48 + 8 ये हो जाएगा -40, साइन चेंज करेंगे 40। अच्छा जी 5 होगा, 9 को 7 से करो, ये हो जाएगा 54, 54 - 2 जो है वो होता है 52। अच्छा उसके बाद हम -7 से करेंगे, रॉ कॉलम डिलीट करो, ये -36 + 8 जो है ये कितना हो जाएगा, -28, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जी उसके बाद हम करेंगे 1, इसका मतलब -8 ये हो जाएगा 56, 56 होता है, 7 8 जा बिल्कुल 56 होता है। और -10 ये हो जाएगा 56, -10 ये हो जाएगा 56, -10 ये हो जाएगा 46। अच्छा जी उसके बाद ये करना है रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, 9 को इससे करो, ये हो जाएगा -63 + 6 ये हो जाएगा -57, साइन चेंज करना होगा। अच्छा उसके बाद 6 से करेंगे,
रॉ कॉलम डिलीट, 9 5 45, 45 माइनस 24 ये हो जाएगा 21 और साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ये मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया है। अब जरा हम कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हैं सही आया भी है नहीं। तो हमने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल सही आया है। मेरा पहले रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में 1 मिनट 20-30 सेकंड के अंदर मैंने किया था, तो इस दफा आई डोंट नो कि कितना टाइम लगा, लेकिन 1 मिनट के आसपास ही होगा। तीसरे टॉपिक के ऊपर आ जाओ, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और वो है इनवर्स। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, सिंपल यहाँ पे इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट को आप डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से। किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर आपको इनवर्स निकालना है, आप सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट निकालने के बाद आप उसका डिटरमिनेंट निकालो और एडजॉइंट को डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से, तो जो रिजल्ट में आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो इनवर्स आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना होता तो इनवर्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये अगला पॉइंट बताने लगा हूं। जो इनवर्स है ना वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? दो किस्म की मैट्रिक्स होती है, एक को आप कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है, यहां नीचे लिख देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसको आप कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, उसको आप कहते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी इनवर्स निकालने की बात की जाती है तो ये उसी सबसे पहली बात, इनवर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको चाहिए, रेक्टेंगुलर का नहीं निकालते आप। दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, अब आप उसके अंदर देखोगे क्या उसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है फिर भी आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, साथ साथ उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब आप उसका इनवर्स निकालोगे। और फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, ये इनवर्स के अंदर होता है। तो सवाल ये आ सकता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब हो सकती है? इन्वर्टेबल का मतलब कि उसका इनवर्स आप कब निकाल पाओगे? जब वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों शराइत आपको पता होनी चाहिए। तो जी, और बस अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। इनवर्स निकालने का तरीका कोई नया नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं। ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया ना, इसको आपने डिवाइड करना है डिटरमिनेंट से। अभी मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल इसका डिटरमिनेंट 3 के बराबर आ रहा है, एज्यूम कर लो। तो आप क्या करोगे इस मैट्रिक्स के, अच्छा मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे इस मैट्रिक्स को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब असल में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, उसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो अलाउड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने कल ही पढ़ा था ऑपरेशन, वो अलाउड है। किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउड चीज है। तो अब अगर आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। ये भी 3 से, ये भी 3 से, हर एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स होगी उसको आप बोलोगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट की मैं वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताऊंगा जो आपके काम की हैं, जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो काफी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जो काम वाली प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं या आपको शायद अप्लाई करनी पड़े, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी और बहुत काम की प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालो तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, बराबर होंगे आपस में। किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फॉर एग्जांपल 2 आया है, अब आप क्या करो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और फिर आप डिटरमिनेंट निकालो, अभी भी 2 आएगा। तो ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप कोई भी दो रॉस को आपस में चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे, या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बात बता दूं आप लोगों को। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अब इस वाले केस में तो आप इंटरचेंज नहीं करोगे क्योंकि डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये इंटरचेंज वाला काम आप ज्यादातर करते थे जब एक्सरसाइज में आपके पास डिटरमिनेंट्स होते थे जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस तरह आ रहा है, तो आप इंटरचेंज करके कुछ प्रूव करना चाह रहे होते थे, वहां पे ज्यादातर काम आता है। नंबर्स के अंदर इंटरचेंज करने की ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रॉपर्टी है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूरा डिटरमिनेंट है। बिलफर्ज आपको किसी जरूरत के तहत किसी रॉ को किसी दूसरी रॉ से, मतलब किसी रॉ को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर देना, किसी रॉ को दूसरी रॉ से या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से आपने इंटरचेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ,
मैं इस तरह कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये आपस में इक्वल होंगे, मैं इसकी वैल्यू निकालूं या मैं इस पूरी चीज की वैल्यू निकालूं, अब ये आपस में इक्वल होंगे। तो जब भी आप किसी डिटरमिनेंट का कोई दो कॉलम या कोई दो रो को इंटरचेंज करते हो तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव लगाना पड़ता है आपको। अच्छा, इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में फर्क है, क्योंकि यहां पे भी इंटरचेंज का वर्ड है, यहां पे भी इंटरचेंज का वर्ड है। यहां पे जो आप इंटरचेंजिंग करते हो ना, वो सब रॉ को कॉलम बना देते हो। मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जितनी भी रॉज हैं उनको आपने कॉलम बना दिया। तो वहां पे जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो रॉज को पूरा कॉलम बना देते हो आप, या कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर देते हो। जबकि इस इंटरचेंज का मतलब क्या है कि दो रॉज को आपने आपस में इंटरचेंज किया या दो कॉलम को आपने आपस में इंटरचेंज किया। तो इन दोनों इंटरचेंजिंग में फर्क है, मिक्स नहीं कर देना इसको। और ये वो प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं मैट्रिसेस के साथ। मैट्रिसेस के साथ मेरे जहन में कुछ और बातें आ रही थी, लेकिन हम स्टूडेंट्स पे ही रखते हैं, टीचर्स पे नहीं आते। तो यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों को मैंने देखा है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मेरे दोस्त जो थे वो, बल्कि मैं भी था यार, मैं कौन सा आलीशान बंदा था, मुझे भी टीचर ने क्लियर किया था ये बात कि भाई डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, हालत देखो सेकंड ईयर में जाके क्लियर हो रही है बात। मतलब 14वीं क्लास में एक बच्चे को ये पता नहीं है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो उन्होंने बात क्लियर की थी कि भाई कि जो डिटर्मिनेंट है, इसमें जब आप रॉस को इंटरचेंज करते हो तो माइनस आता है, मैट्रिक्स के अंदर करते हो कोई चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4, अगर आप इसको 3 4 1 2 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ऐसी की ऐसी रहेगी। अब अगला सवाल बच्चों के जहन में आ सकता है कि सर मैट्रिक्स तो आपने पूरी चेंज कर दी है, तो ये फिर क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? ये सवाल जहन में आ सकता है कि यार मैट्रिक्स तो मैंने रॉ इंटरचेंज कर दी है पूरी, इवन मैं कॉलम भी कर दूं, फर्क तो पड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये जब इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा ना इक्वेशन सॉल्व करने वाला, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई ये मैट्रिसेस का मकसद क्या है। आपने तो बस मैट्रिसेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखी है, वहां पे आप देखोगे कि मैट्रिसेस कितना आसानी पैदा करेंगी आपकी। तो वहां पे मैं बताऊंगा और वहां पे आप लोग एग्री करोगे कि हाँ यार इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी ये बात। तो इसलिए इस चीज को हम वहीं पे रहने देते हैं, वहां डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में जब भी रॉस कॉलम को इंटरचेंज करोगे नेगेटिव आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूँ, एडिटिंग करते हुए मेरे जहन में आ रहा था कि ये चीज़ तंग ना करे आप लोगों को, कि वैसे दिखने में देखो कॉन्टेक्स्ट पे चीज़ बहुत डिपेंड कर रही होती है। अगर मैं आपके सामने ये दो अलग अलग मैट्रिक्स देता और फिर मैं आपसे पूछता कि मैट्रिक्स सेम है, मतलब जिसको इंग्लिश में आप इक्वल कहते हो, तो आप ये बोलते कि भाई ये मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं है आपस में। तो फिर मैंने वीडियो में क्या बात बोली है कि यार ये एक ही है, कोई मसला नहीं है, सेम ही है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो आप लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हो, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिसेस के ज़रिए से सॉल्व करते हो ना, तो अगर आपके पास पहली वाली मैट्रिक्स है, आप उसके अंदर अगर रॉस को इंटरचेंज भी कर दोगे तो वो कोई अलग सिस्टम नहीं होगा, इसको आप कहते हो इक्विवेलेंट सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ऑपरेशन अलाउ होते हैं। मतलब अगर आप रॉस को इंटरचेंज कर दो, सेम ही सिस्टम रहेगा, आप उसको सेम ही कंसीडर करोगे, आप उसको अलग कंसीडर नहीं करोगे। अच्छा, अगर आप किसी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप सेम ही कंसीडर करोगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए इक्विवेलेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं। अच्छा वर्ड है रॉ इक्विवेलेंट, कि आपने रॉस कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया, लेट से आपने दो रॉस को इंटरचेंज कर दिया या किसी रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, तो बाज़ाहिर तो आपको लगेगा कि फ़र्क है, लेकिन उनको अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। जस्ट लाइक जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, आप किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिस्टम तो आप सेम ही समझते हो ना, उसको अलाउड होता है आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, या आप पहली वाली इक्वेशन को दूसरी बना दो, दूसरी को पहली बना दो। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वहाँ पे कुछ मिस्टेक बच्चों के जहन में आ जाए उस वाले टॉपिक के अंदर, अगर आप दो रॉस को इंटरचेंज करो और बोलो कि सर माइनस नहीं आया इसके अंदर, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इन दो मैट्रिक्स को आप बोलोगे इक्वल मैट्रिक्स है। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा जी, किसी भी, अब ये वो प्रॉपर्टी है जो एमसीक्यूज में वो किसी बड़ी मैट्रिक्स के साथ आपको दे सकते हैं, बड़े डिटरमिनेंट के साथ दे सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 5/5 की डिटरमिनेंट आपके पास मौजूद है, उसमें क्या करेंगे ये लोग, किसी भी रॉ को जीरो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5/5 में, तो खैर मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल पे दे रहा हूं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो कि कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, यहाँ पे आप देखो रॉ 2 के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, इसका मतलब उस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो होगा सिर्फ। तो ये नॉर्मली बच्चों से खेलते हैं, उस बड़ी एक डिटरमिनेंट दे देंगे, बड़ा डिटरमिनेंट आपको, और बोलेंगे कि कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम जीरो होगा पूरा, और बच्चे वो देखते साथ ही घबरा जाएंगे, वो किसी ना, और फिर सॉल्व नहीं करेंगे उसको, वो कहेंगे यार मैं किसी ना वैल्यू पे तुक्का मार देता हूँ, हालांकि सिंपल जीरो आंसर होगा।
उन्होंने पूरी रॉ को जीरो कर दिया। जब आप इस रॉ से एक्सपेंड करोगे तो जीरो हो जाएगा सिंपल। आपने पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर सकते हो, तो जब आप इस रॉ से एक्सपेंड करोगे जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है, ध्यान में रखना। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की है। ये भी नॉर्मली 5/5 इसके साथ खेल सकते हैं कि यार आपको एक डिटर्मिनेंट देंगे जिसमें कोई भी दो रॉ जो है ना वो सेम होगी। अब है वो 5/5 की, आपने बस थोड़ा सब्र करना है और आपने ढूंढना है कोई ना कोई दो रॉ जो है ना वो सेम होंगी या किसी नंबर का मल्टीपल होंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 3/3 के अंदर देता हूं, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। स्ट्रेट अवे इसका आंसर आपने जीरो करना है। ये चीज आपको कितनी भी बड़ी डिटर्मिनेंट के साथ देते हैं वो जीरो होगा। क्यों? पहली और तीसरी रॉ जो है वो सेम है, डिटर्मिनेंट जीरो होगा, निकाल के देख लेना। जब भी आपकी कोई रॉ सेम हो जाए, कोई दो रॉ सेम हो जाए, जितनी प्रॉपर्टीज है कॉलम के अंदर भी वैलिड होती है, कोई भी दो कॉलम आपके सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्ट्रेट अवे जीरो हो जाए। अब आपने ये भी देखना कि भाई बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, मैं कैसे वैल्यू निकालूं, उसके अंदर पैटर्न ढूंढो। या तो ये वाला पैटर्न नजर आ रहा होगा, कोई भी दो रॉ कोई भी दो कॉलम सेम होंगे, या कोई भी रॉ कोई भी कॉलम जीरो होगा, या तीसरा पैटर्न ये होगा जो इसी प्रॉपर्टी के अंदर मैं करवा रहा हूं। अब मुझे बताना है इसके अंदर क्या हुआ क्या है। अब मुझे बताओ ये इसका आंसर क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि बेसिक नो हाउ तो आपको होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर कर आए हो सारे के सारे। उससे इस प्रॉपर्टी से एक सेकंड अपना आंसर होल्ड रखना। इससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी तो उसकी स्टेटमेंट तो थोड़ी डिफरेंट है। क्या है स्टेटमेंट जरा सुन लो, फिर मैं बताता हूँ करना क्या होता है इसके अंदर। इफ एनी रॉ ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, कोई भी होगा नंबर, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। वो कह रहे हैं किसी भी रॉ को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, सिंपल बेचारा अपनी जगह पे मौजूद था डिटर्मिनेंट। वो कह रहे हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई करोगे तो अब होगा क्या कि जो फाइनल आपके पास अब जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होगा, यही डिटर्मिनेंट होगा लेकिन वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी पहली रॉ को एज्यूम कर लो -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा। मैंने इसकी पहली रॉ को क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पूरा डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एग्जैक्ट इस डिटर्मिनेंट की टाइम्स जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। दोबारा बताता हूं, ये आपके पास ओरिजिनल एक डिटर्मिनेंट था, आपने क्या किया, आपने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था ना मल्टीप्लाइड बाय जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप क्या कहेंगे, इसको पोस्टमार्टम करो ना थोड़ा सा इसका, तो ये इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हो कि किसी भी रॉ में से आप कोई नंबर कॉमन ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी रॉ से, फॉर एग्जाम्पल अब यही चीज थी ना, आपने क्या किया, इस रॉ से आप -3 कॉमन ले लो तो ये सिचुएशन बन जाएगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी रॉ में या किसी भी कॉलम में आपको नजर आ रहा है कि यार ये नंबर कॉमन है, तो उस कॉमन को आप बाहर ले जाओ। सिंपल लैंग्वेज में आपने इस प्रॉपर्टी को इस तरह समझा कि अगर पेपर में ये चीज आ जाए, भूल जाओ ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेपर में ये चीज आ जाए, आपको नजर आ रहा है कि पहली रॉ से आप -3 कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले लोगे, पीछे आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है जिसको मैं कहता हूं असल में प्रॉपर्टी है कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 0, क्यों? क्योंकि 2 4 2 जो है ना उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और फिर 1 to 1 1 to 1 दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। 1 to 1 1 to 1, अच्छा कॉलम भी इनके सेम हो रहे हैं। अच्छा मैं रॉ के हिसाब से किया था, इत्तेफाक से यहाँ पे कॉलम भी दो सेम हो रहे हैं, रॉ के हिसाब से भी हो रहे हैं। अगर आप जो थर्ड रॉ है ना, सॉरी सेकंड रॉ जो है, आप इसे 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो जब आप 2 कॉमन लोगे, वो 2 तो आपने बाहर लिख दिया, लेकिन इसकी दो रॉ जो है वो सेम हो जाएंगी। इसी तरीके से ये कॉलम के अंदर भी हो रही है बात कि अगर आप सेकंड कॉलम से 2 कॉमन लोगे तो ये 1 2 1 हो जाएगा जो कि थर्ड कॉलम के बराबर है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को और इस वाली को कंबाइन करके हमने बोला कि यार इसका आंसर क्या होगा, 0 के बराबर। प्रीवियस प्रॉपर्टी किस वजह से बनी थी? कौन सी वाली प्रॉपर्टी किस वजह से बनी थी, ये वाली या सारी? जैसे जैसे कोई दो कॉलम या दो रोज सेम हो तो फिर इक्वल नहीं होगा, सिंगल मैजिक हो जाएगा फिर प्रॉपर्टी। नहीं देखो, जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो ना तो एक तरीका होता है आपने प्रॉपर इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक किस्म की डिटरमिनेंट होती हैं
जिस पे एक्सपेंड करके आप टाइम जाया कर रहे हो उसका आंसर सिंपल 0 है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। अब एक 5/5 के डिटर्मिनेंट मौजूद है। अब उसका एक लंबा वाला तरीका क्या है कि आप पूरा एक्सपेंड करो, उसको सॉल्व करो, आंसर 0 आ रहा होगा। उससे बेहतर हमें एक प्रॉपर्टी बना दी गई है, मतलब कहते हैं ना किसी चीज का रिजल्ट आपको बता दिया यार अगर ये होगा तो आंसर इसका 0 के बराबर होगा। अब आपकी मर्जी, टाइम जाया करना चाह रहे हो तो पूरा सॉल्व करो या जस्ट इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करो और उसका आंसर 0 कर दो। इसी तरह उन्होंने बताया कि यार जिस भी डिटरमिनेंट में कोई दो रॉ सेम हो जाए, जब भी आप उसको सॉल्व करोगे रिजल्ट जो है वो आपका 0 आएगा। अब ये बता दी गई है प्रॉपर्टी। अब आप बेवकूफ होगे, क्या बोलोगे नहीं यार मैंने किसी रॉ से एक्सपेंड करके सॉल्व करना है, फिर भी आंसर 0 ही आएगा। तो बेहतर है जो रिजल्ट निकला है ना उस रिजल्ट को इस्तेमाल कर लो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के सम, सारे एंगल का सम 180 होता है। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। अब आप बोलोगे यार मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, मैंने इसके प्रूफ पे जाना है जो असल मेथड है, मैं सब एंगल्स को किसी तरह अलजेब्रिक अंदाज से ऐड करूंगा और फिर देखूंगा वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेस्ट तरीका क्या है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो जो डिस्कस की गई है। तो इन सब चीजों का यही है। अब आप ट्रांसपोज का अलग से डिटरमिनेंट निकालो। इससे बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ए का डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया ना तो ट्रांसपोज का भी वही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज बताई गई होती है। अच्छा, तो ये पांचवी वाली जो है ये देख ली। छठी वाली प्रॉपर्टी मैं बताने लगा था, एकदम से मेरे जहन से निकाल दिए इस मास के बच्चे ने। क्या बताने लगा था मैं यहाँ पे? तो मैं कह रहा था कि प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप डिटरमिनेंट की किसी रॉ को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब अगेन ये काम वैल्यूज के अंदर नहीं आप करते थे, ये काम आप एक्सरसाइज में करते थे। जब अपना मकसद पूरा करने के लिए आपने डिटरमिनेंट को सेम करना है तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपने वैसे नंबर्स के अंदर भी देखी होगी बहुत, लेकिन चलो डिटरमिनेंट के अंदर भी सीख लो इन चीजों को। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक काम करना है, वो काम क्या है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल सेकंड कॉलम को ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करोगे तो मैथ में आपने पढ़ा था कि आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, वरना तो आपने चीज ही चेंज कर दी ना, आपने तो चीज ही चेंज कर दी हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस चीज को सेम रखना है, मतलब मैं इसको, अभी तो पहले प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे थे ना, वो तो चलो अपनी तरफ से हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे समझाने के लिए, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने इस चीज को सेम ही रखना है लेकिन डिफरेंट अंदाज में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉलम को क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, तो अभी क्या हो जाएगा 6, 15, 24। तो सेकंड कॉलम को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मुझे डिवाइड भी करवाना पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाहर इस तरह लिख दूंगा ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क ना पड़े कुछ। अपनी तरफ से अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसका मतलब मैं डिटरमिनेंट को चेंज कर दिया, तो अब तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू अब क्या आएगी, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था मल्टीप्लाई जिस नंबर से मैंने किया था। तो अगर आपने सेम रखना है तो आप क्या करोगे, अगर किसी भी रॉ या किसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा ताकि हर चीज सेम रहे। अब इस पूरी चीज का आंसर निकालो या इस चीज का आंसर निकालो, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। सर सेकंड प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल पूछना था कि अगर हम कोई भी रो ले रहे हो उसे इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर माइनस साइन आएगा, अगर उसे अगेन इंटरचेंज करेंगे तो उसकी साइन चेंज होगी या नहीं? पॉजिटिव हो जाएगा। ये काम करते थे हम। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप ये किया ना आपने, अब अगेन फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 2 कॉलम को इंटरचेंज किया था, अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रॉस को इंटरचेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। दोबारा बाहर नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप कर सकते हो। और मजीद वेरीफाई करना है आप इसका और इसका आंसर निकाल के देख लो। इसका आंसर होगा 4 - 6, इसका आंसर निकाल लो 4 - 6 होगा। दोनों साइड मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये वही बात है कि अगर आप किसी एक डिटरमिनेंट में इंटरचेंज करते हो और फिर आप दोबारा इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी काफी अच्छी शॉर्टकट होता है, बहुत अच्छे अंदाज से आप इनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हो। क्या ट्रिक होता है, सिंपल, कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब जाहिर सी बात है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको अगर वो दें एमसीक्यूज के अंदर तो बड़े ऑर्डर की भी दे सकते हैं, क्योंकि तरीका बड़ा मजे का है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ऑर्डर बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ताकि घबराना नहीं है आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये लो भाई 4x4 की बन गई है। अब वैसे डिटरमिनेंट निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन सिंपल प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे इसको आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या अपर लोअर दोनों है जिसको आप डायगोनल कहते हो। तो ये मैट्रिक्स में यही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जस्ट आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट आ जाएगा। आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4,
4 को -1 से करो -4, -4 को 7 से करो -28, दैट्स इट। ये इसका डिटरमिनेंट है। तो आपको कोई लंबा काम करने की जरूरत नहीं है किसी रॉ से, क्योंकि अगर आप मेक सेंस, अगर आप थोड़ा सोचो तो आपको बात समझ आ जाएगी कि यार अगर आप पहले कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो पहले कॉलम में ये 3 तो 0 है, जस्ट एक 1 लिखा है। अच्छा, आप 1 को डिलीट करो, इस रॉ को डिलीट करो, पीछे बचेगा 4 4 5 0 -1 6 0 0 7। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड आप किस तरह करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक्सपेंड कर दो, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दो, पहले कॉलम में 2 0 है, दोबारा जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? ये एलिमेंट बचेंगे, सही है। और आपको पता है जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो जस्ट -1 को 7 से करो, क्योंकि 0 को 6 से करोगे खत्म हो जाएगा। तो -1 को 7 से करो, उसको 4 से करो, उसको 1 से करो, यही तो काम आपने किया है। डायरेक्ट 1 4 -1 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर किसी को ये बात नहीं पता तो वो बेचारा ये स्टेप्स करेगा और फिर इस नतीजे में पहुंचेगा। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही, आपको पता होना चाहिए कि यार मल्टीप्लाई कर दो। सेम गोज फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स बना दूं, सेम प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं होगा। अभी भी सेम तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट भी निकालोगे, अभी भी इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? -28 होगा। अगेन वही एक्सपेंड करने वाले तरीके से देख लेना जो मैंने आप लोगों को बताया। आप क्या कर रहे हो? वो मल्टीप्लाई कर रहे हो बस डायगोनल। तो ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। और उससे आसान क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल को बड़ी सी आपके पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आ जाए और उसके डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट 0 हो, लो इससे अच्छी लाइफ क्या होगी? क्या आएगा डिटरमिनेंट इसका? 0। सिंपल 0 हो जाएगा भाई अब तो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट 0 है, चाहे जितने भी ज्यादा एलिमेंट्स हो 0 आंसर आएगा। अब देखो मैंने पहले बात बोली थी, आप थ्योरी से बेतहाशा एमसीक्यूज बना सकते हो। अभी मेरे जहन में एक एमसीक्यूज आया कि बिलफर्ज अगर वो आपको बोले कि यार एक 50/50 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है 50/50 की फॉर एग्जाम्पल, और उसके डायगोनल में एक एलिमेंट 0 है, आपसे सवाल पूछ ले बताओ उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अब जिस बच्चे ने बात नहीं पढ़ी उसको तो पहले ये समझ नहीं आएगा कि यार 50/50 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, फिर उसके बाद वो डायगोनल एलिमेंट्स में जाएगा, वो तो बात की बात है, उसने ये चीज ही नहीं अगर पढ़ी होगी। अगर ये चीज पढ़ी होगी तो फिर वो सोचेगा कि यार 50/50 की अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर वो देखेगा कि यार अगर डायगोनल एलिमेंट में एक भी 0 आ गया तो वो तो पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा। इस तरीके से आप सीख सकते हो कि डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो जाए। सही है। तब ये भी एमसीक्यू बन सकता था, आज तक मैंने देखा नहीं है। तो थ्योरी अगर आप भी क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो। खैर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, मल्टीप्लाई एनी रो इज एडेड टू अनदर रो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आपकी कोई डिटरमिनेंट है, अब अगेन इसका एमसीक्यूज में इतना काम होता नहीं है, लेकिन अब छोटी सी है तो देख लेते हैं कि अगर कोई भी रॉ को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसको किसी दूसरी रॉ में ऐड कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली रॉ को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से और ऐड कर देता हूँ दूसरी रॉ के अंदर। पहली रॉ तो अपनी जगह पे ही है, बस इसको मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरी के अंदर। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 6 को 3 में ऐड करो 9, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, 12 को 4 में ऐड करो 16। इन दोनों की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम कॉलम के साथ भी आप कर सकते हो, किसी भी कॉलम को किसी नंबर से। अच्छा, अब ये अगेन मुझे नहीं पता आप लोगों के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, इसको आप कैसे लिखोगे कि यार मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और ऐड कर दिया R2 के अंदर, इस तरह लिखोगे। एक और इसकी नोटेशन भी होती है कि जिस रॉ में चेंजिंग हो रही है ना आप उसको लिखो, और चेंजिंग आप R1 के अंदर नहीं कर रहे, आप R2, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई है, अब इसका क्या मतलब है? आप R1 के अंदर R2 को ऐड कर रहे हो या R2 के अंदर R1 को ऐड कर रहे हो? एडिशन में ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता। तो दैट्स वाई अब इसमें पता ही नहीं है किस रॉ को किसके अंदर आपने ऐड किया है, तो दैट्स वाई हम शुरू में ना इस तरह सिंबल लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप चेंजिंग R2 के अंदर कर रहे हो, और क्या चेंजिंग कर रहे हो? R2 के अंदर, R2 के अंदर R1 को ऐड कर रहे हो। ये करेक्ट सिंबल होता है, अभी आगे भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये इसका असल तरीका है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने पहली रॉ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका हरगिज ये वाला मतलब नहीं है कि आप पहली रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसको दूसरी रॉ में ऐड करोगे, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि पहली रॉ तो अपनी जगह पे रहेगी, उसको तो छेड़ना नहीं है आपने। आपने क्या करना है, इस पहली रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट को इसके अंदर ऐड करना है। इसको अपनी जगह पे रखना है, इसको नहीं छेड़ना आपने। तो इस सिंबल का मतलब ये होगा, इसको नहीं आपने छेड़ा, जस्ट R2 के अंदर आपने इन नंबर्स को ऐड करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये मतलब है। ठीक। और अगर आप किसी नंबर से ना भी मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट इस रॉ को इसके अंदर ऐड कर दो, तब भी डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस रॉ को दूसरी रॉ के अंदर ऐड कर दो, अभी भी डिटरमिनेंट सेम रहेगा। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है, आपने पहली रॉ को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि एक ही बात है, करो ना करो, और ऐड कर दो R2 के अंदर, अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान में रख लेना आप।
अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी ये भी देख लेते हैं। माशाल्लाह 5:15 हो गए। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है और उस डिटर्मिनेंट में आपको कोई ना एक रॉ में दो टर्म नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 3+5, या आप अपनी तरफ भी कर सकते हो, किसी भी रॉ को दो टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चलो ऑलरेडी कन्वर्ट करके आपको देता हूं ना, ताकि प्रॉपर्टी समझने में आसानी हो। क्या आपको नजर आ रहा है कि किसी रॉ को या किसी कॉलम को ना दो टर्म्स की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है? ये सेकंड रॉ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ये अपनी तरफ से आप लिख भी सकते हो, इतना मसला नहीं। वन को आप दो टर्म में नहीं लिख सकते, 4-3, 5-8, सॉरी 5-4 आप लिख सकते हो, टू को भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। या चलो मैं अपनी तरफ से लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में चीज क्लियर हो जाए। और ये हम काम ना 2x2 के साथ करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मासूम सा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ सबसे पहले जो ये R2 है ना, 3 को मैं इस तरह लिखता हूँ 2+1, और 4 को फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5-1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। अभी तो मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की। अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने किसी दो टर्म को दो टर्म की फॉर्म में लिखा, सॉरी किसी रॉ को आपने दो टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। कैसे? आप इसको दो डिटर्मिनेंट में अलग करोगे। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहली रॉ तो खैर सेम रहेगी दोनों के अंदर, पहली रॉ में तो कोई फर्क नहीं। सेकंड रॉ में क्या करोगे, जो दो दो टर्म की फॉर्म में लिखी हुई थी अलग कर दो। एक में आप 2 लिखो, दूसरे में आप यहां पे 1 लिख दो। इसी तरह एक में आप लिखो 5 और दूसरे में क्या लिख दो, -1। तो आपने क्या किया, इन टर्म्स को अलग कर दिया। 2 1 को अलग कर दिया, 5 -1 को अलग कर दिया। तो आप इन दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर लो या इसकी वैल्यू निकालो, एक ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से, अगर ये 3 टर्म की फॉर्म में लिखी होती तो आप यहां पे 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते थे। उन तीनों डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे तो रिजल्ट इसके बराबर आएगा। प्रूव भी कर सकते हो आप। आपको पता है इस पूरी चीज का आंसर 4 - 6 मतलब -2 है। आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 - 4, ये हो जाएगा -1 - 2। एक सेकेंड, तो साइन में चेंज तो नहीं कर दी? 5 क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर -3 आ रहा है। नहीं, सही है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर -3 आ रहा है। जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, -2। इस पे भी आपको -2 मिले। तो देखो ये सिंपल एक डिटर्मिनेंट था। आपने इसको अपनी तरफ से दो डिटर्मिनेंट में इसकी पहले दो टर्म में तोड़ा, इसको सेकंड रॉ को, फिर आपने दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों को ऐड करो या इसका आंसर निकालो, सेम। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, इस प्रॉपर्टी का काम मैं आपको बताता हूँ, वो असल चीज है, खुद ही समझ आ जाएगी आपको। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डाटा देता हूँ, समझो। वैसे आप निकाल नहीं पाओगे जो मैं देने लगा हूँ। फॉर इस प्रॉपर्टी को अभी छोड़ दो, मुझे जरा बताओ ये चीज क्या पॉसिबल है निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी भी एक मैट्रिक्स ना दूं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे दूं 3 है, और मैं आपको ये बोल दूं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/3 है। A3 का मतलब 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं आपको बोलूं ये चीज निकालो, 2A का डिटर्मिनेंट। अब चीजों को समझो क्या होता है। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इतना आसान नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लगा दो 2A का डिटर्मिनेंट जो बराबर होगा 2 टाइम डिटर्मिनेंट है। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ इतनी आसान नहीं है आपकी यहाँ पे। थोड़ा अगर सोचोगे तो प्रॉपर्टी खुद ही बन जाएगी। आपको सिंपल ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है, और आपको 2A का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स होती ए, उसका डिटर्मिनेंट पहले से वो दे देते हैं। आपको अगर बोलते हैं 2A का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिटर्मिनेंट निकाल लेते। ये उस वक्त जब आपको प्रॉपर्टी ना पता होती, आप सिंपल यही काम करते, ए को 2 से मल्टीप्लाई करते, जो मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट निकालते, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता। लेकिन आपको मैट्रिक्स ए पता हो या मैट्रिक्स ए ना पता हो, आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी को जहन में रखना है, जो मैंने आप लोगों को बहुत दफा पहले बता चुका हूं। पहली क्लास में ये बात मैंने क्लियर की थी कि 2A का मतलब क्या है। जब आप, मैंने पहले ही आप लोगों की बात बताई थी कि अगर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एलिमेंट को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताई है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो अब आप उसकी दो रॉ से 2 कॉमन ले सकते हो। मैंने बताया था डिटर्मिनेंट की किसी भी रॉ से कॉमन लेते हो, पूरे डिटर्मिनेंट से 2 कॉमन ही लेते हैं। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले पहली रॉ से 2 कॉमन लूंगा, उस 2 को मैं बाहर लिखता हूं। जब कॉमन लोगे तो ये 1 2 हो जाएगा। फिर मैं सेकंड रॉ से 2 कॉमन लूंगा, दोबारा 2 बाहर लिखूंगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 4 हो जाएगा। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट पे फर्क क्या पड़ रहा है,
उस डिटरमिनेंट सेम वही चीज मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, जैसे ओरिजिनल ये डिटरमिनेंट था 2 से मल्टीप्लाई जब मैंने इस मैट्रिक्स को किया और फिर जब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो होगा क्या कि एग्जैक्ट उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा, लेकिन अब आपको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। तो ओरिजिनल एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसका डिटरमिनेंट आपको वो दे देंगे। अब वो बोलेंगे कि यार उस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, अब हमें बताओ कि अब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, यार अगर वो 2/2 की मैट्रिक्स है तो अब उसका डिटरमिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर ये 3/3 की होती तो आपको पता तीसरी रॉ भी होती, तो तीसरी रॉ से भी 2 कॉमन आता, तो यहां पे क्या होता 2 का क्यूब। इसी चीज को प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखवाया गया कि अगर आपने के ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये बराबर होगा के की पावर एन टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर एन क्या है यहां पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 2/2 की मैट्रिक्स होगी तो 2 का स्क्वायर हो गया था, अगर 3/3 की होगी तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ये चीज लिखी थी। तो अब अगर एग्जाम में आपको बोलें कि ए का डिटरमिनेंट 3 है और आपको बोल देंगे उसका ऑर्डर 3/3 है और बोलें कि 2a निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपल ये बराबर होगा 2 की पावर जो ऑर्डर है टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 2 का क्यूब 8, डिटरमिनेंट 3 है, 8 3 24, आंसर इसका 24 आ। बड़े काम की प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज में बहुत टाइम बचाएगी। इवन आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगी तब भी अगर आप ये लंबा वाला काम करोगे तो आप बेवकूफ होगे कि आप पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट निकालो। सिंपल इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे और आपके पास आसानी से आंसर आता है। आप मुझे बताओ 3/3 की मैट्रिक्स है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3/3 की मैट्रिक्स है -270 -270। देख लेते हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर बना दो ऑर्डर और मल्टीप्लाई कर दो जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो -3 का क्यूब क्या होगा -27, -27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सीलेंट, -270 आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आपने क्या करना है उसकी पावर बना देना है जो ऑर्डर है और मल्टीप्लाई कर दोगे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज एक दो रह गई थी, तो मैंने कहा साथ डिटरमिनेंट की वो प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बता दूं और फिर हम इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को भी देख लेंगे। वो ये है कि आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि अच्छा डिटरमिनेंट को डीटी भी लिख सकते हैं, मतलब मॉड वो वर्टिकल लाइन लगा के भी आप कर सकते हो लेकिन डीटी करके भी लिख सकते हैं। क्या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी पावर आपने लेनी है और उसका आपने डिटरमिनेंट लेना है, ये बराबर होगा कि पहले आप उसका डिटरमिनेंट ले लो और फिर आप उसकी पावर एन ले लो। अब ये प्रॉपर्टी काफी आपका टाइम बचा रही है, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखवाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। लेकिन ये वैलिड है अगेन नेचुरल नंबर्स के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी यहाँ पे पावर्स का जिक्र होता है ना मैट्रिक्स के अंदर, नेचुरल का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि अगर इसके अलावा होना तो मसला हो जाता है कि यार इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है ए की पावर -3, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अब ए की पावर -3 कंडीशनल है। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर -3 को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो। अब आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल देता हूं कि सवाल किस तरीके से आपके पास आएगा। वैसे तो पॉजिटिव ही आता है लेकिन वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कहीं आपके पास आ जाए मैट्रिक्स आपको ए दे दे, मैट्रिक्स ए दे दी और बोलें कि यार मालूम करो ए की पावर -3 का डिटरमिनेंट। अब लंबा वाला तरीका क्या है, लंबा वाला तरीका ये है कि आप इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ए की पावर -3 आपने कैलकुलेट करनी है ना, तो लंबा तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले इनवर्स इसका कैलकुलेट करोगे। जब इनवर्स आ जाएगा उसकी पावर आप 3 करोगे, जब वो चीज आ जाएगी उसके बाद आप उसका डिटरमिनेंट लोगे। अच्छा इसका एक और तरीका भी बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लें वो। फॉर एग्जाम्पल इसका इनवर्स निकाल लें और जब इनवर्स आ जाए उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इसको इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं इसको रहने दो, कि वो कह सकते हैं कि अगर आप ये जो a की पावर -3 है ना इसका डिटरमिनेंट लेना, तो ये बराबर होगा a की पावर -1 की पावर 3, इस पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो इस तरह लिख देंगे। तो ये भी सही है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो इस तरह कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले a इनवर्स निकालना है, फिर उसकी पावर 3 करना है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है। ये बराबर है कि पहले आप इनवर्स निकाल लो, उसका डिटरमिनेंट निकालो और फिर उसकी पावर 3 करो। अब देखो मैट्रिक्स की पावर 3 करना मुश्किल काम है लेकिन डिटरमिनेंट की पावर 3 करना बड़ा आसान काम है। इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन इसकी सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या है कि अगर आपको ये चीज दी जा रही है तो किसके बराबर होगा, जस्ट ए का डिटरमिनेंट निकालो, जो नंबर आ रहा है उसकी पावर 3 कर दो, सॉरी पावर -3 कर दो। ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो कि ए की पावर जो n है वो सिंपल डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगी। लेकिन अगेन ये इसमें इंप्लाइड होगा कि यार इनवर्स होना चाहिए,
क्योंकि ये चीज जो है ये कैलकुलेट ही उस वक्त होगी जब इनवर्स है। नेगेटिव पावर को आप इनवर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हो, तो अगर इनवर्स है तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अगर इनवर्स नहीं है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी। तो दैट्स वाई सेफ साइड पे हमेशा इस प्रॉपर्टी के सामने ही लिखवाया जाता है कि यार पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो, वरना नेगेटिव इंटीजर्स में फिर शराइत होती है कि इनवर्स होगा नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ये आप लोगों को बात क्लियर कर दूं मैं। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, यह भी आप एडजॉइंट में मैंने बतानी थी, लेकिन चलो डिटर्मिनेंट चल रहा है तो साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको बोला जाए कोई भी एक मैट्रिक्स है, बेशक आपको मैट्रिक्स दे दें, बोलेंगे यार इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो, ये चीज आपको मालूम करने को बोल रहे हैं। अब इसका देखो लंबा वाला तरीका क्या है, आप पहले फॉर एग्जांपल ए अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, आप उसका एडजॉइंट निकालोगे, कितनी आपको देर लगेगी, फिर जब एडजॉइंट आ जाएगा फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। इससे आसान काम मैं आपको बता देता हूं, आप क्या करो, आप जो भी मैट्रिक्स गिवन थी ना उसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी पावर n-1 कर दो, दैट्स इट। वेयर n क्या होगा, यहां पे ऑर्डर होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी ना, अगर 3/3 की है तो n यहाँ पे 3 होगा, तो 3 पुट करो, 3 - 1 2 होता है। जस्ट डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है आपने। अब मुझे बताओ कितना टाइम आपका बचेगा इस चीज से। इनकी प्रूफ भी मौजूद है यार, प्रूफ मैं करवाना नहीं चाह रहा, अगर शौक हो तो आसानी से आपको प्रूफ मिल जाएगा गूगल पे कि आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो। ये तो बहुत बड़ा काम है, एक तो एडजॉइंट निकालना इतना बड़ा है, फिर वो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे। उससे आसान काम क्या है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसकी पावर n-1 कर दो, दैट्स इट। आपके पास एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो कितना आपका टाइम बचेगा। इसी तरीके से अगर ये चीज आ जाए, अब आप इसको आगे तक खींच सकते हो, एडजॉइंट निकालो एडजॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसका एडजॉइंट निकाला, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आई उसका दोबारा एडजॉइंट निकाला, उसके बाद आपने क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अभी कितना बड़ा काम है, इससे बेहतर आप क्या करो, जस्ट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो और उसकी जो पावर है ना ये बना दो। पहले पावर n-1 थी, अब पावर n-1 का स्क्वायर होगी। अब ये काम कितना इजी है, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, n फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो जस्ट डिटर्मिनेंट की पावर 4 कर दो, दैट्स इट। अभी कितना इजी काम है एज कंपेयर टू दिस, ये कितना बड़ा काम है। और इसी तरह आप लेके जाओ एडजॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप तीसरा भी एडजॉइंट डाल दो दरमियान में, अगर ये कर दो कि एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट और फिर उसका एडजॉइंट, उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालना और n-1 का क्यूब कर देना। n3 है, 3 - 1 2 का क्यूब 8, जो भी नंबर आ रहा होगा उसकी पावर 8 कर देना। इससे इजी काम और क्या होगा। एक और काम की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, वो क्या कहती है कि अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स ए जो है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो हमेशा बराबर होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना उसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के। ये 3/3 के लिए वैलिड है। अच्छा बाय द वे प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहो इससे बनाइए। ये एडजॉइंट ए है ना, आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं, ये वाली चीज दोनों बराबर होगी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 यहां पे पुट करो, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2/2 मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो वहां पे आप क्या बोलोगे, बराबर है डिटर्मिनेंट के, n की जगह 2 पुट करोगे, 2 - 1 के बराबर होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये बराबर होगा। इसको ना आप एग्जांपल से प्रूव कर सकते हो। कोई अच्छी सी आप मैट्रिक्स इजी सी लो, ये एक मैट्रिक्स ए इसको बोल दो, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट सिंपल -2 आ रहा होगा। आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एडजॉइंट का ट्रांसपोज ले लो, बस कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। 4 - 2 - 3 1, ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। आप इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, देखना 4 1 4 -6 -2 आ रहा है। तो 2/2 के अंदर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट निकालो, ये तो बराबर होता है। 3/3 के अंदर क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर होगा। अब वैसे प्रॉपर्टी पूछी भी जा सकती है और वैसे एमसीक्यूज में भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको ए मैट्रिक्स ना दें, आपको कुछ ना पता हो कि ए मैट्रिक्स क्या है, जस्ट आपको बोला जाए एक ए मैट्रिक्स है स्क्वायर, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 10 है। सवाल आपसे पूछा जाए कि यार उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता आप निकाल ही नहीं सकते। आपको मैट्रिक्स ए नहीं पता ना, अगर बिलफर्ज मैट्रिक्स से पता होती आप लंबा काम करते, आप सबको फैक्टर निकालते हैं फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेते, आपको मैट्रिक्स ए पता ही नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो आपको आइडिया होगा कि यार अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 10 के बराबर है तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो ए का डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर। इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 100 के बराबर।
तो 3/3 के अंदर ये वाला फॉर्मूला होगा, 2/2 के अंदर ये वाला फॉर्मूला होगा, जस्ट 2/2 के अंदर तो ये दोनों आपस में डिटरमिनेंट बराबर होते हैं, तो उसका भी ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आप ए बी का डिटरमिनेंट निकालो तो ये बराबर होता है ए डिटरमिनेंट टाइम बी डिटरमिनेंट। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, वैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो बात आपको पता है, लेकिन ये बात यहां से आपको पता चल रही है कि ए बी का डिटरमिनेंट निकालो या बी ए का निकालो वो बराबर है। अब ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि यार ए बी का डिटरमिनेंट और बी ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है हर मैट्रिक्स के लिए। भाई देख लो ना, सिंपल सी बात है, ए बी का डिटरमिनेंट इसके बराबर होगा, तो बी ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, बी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ए डिटरमिनेंट। ये दोनों साइड के बराबर नहीं है नंबर, भाई डिटरमिनेंट कोई नंबर आएगा ना, तो इसको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या इसको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, नंबर तो सेम ही रहेगा। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम चीज है, सॉरी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगी ना। इसका मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं होता जनरली, लेकिन ए बी का डिटरमिनेंट हमेशा बी ए के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना। और एक आखिरी चीज है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यूज आया था, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं एक बता देता हूं, फॉर एग्जांपल -1 4 0 2 1 -1, कोई भी एक मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप सम करोगे, किस चीज का सम, प्रोडक्ट ऑफ किसी भी रॉ के एलिमेंट्स, मतलब आपने सम करना है। अब किसका सम करना है जरा गौर से समझो, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को पकड़ो और उनको मल्टीप्लाई करो किसी दूसरी रॉ के कोफैक्टर से। फॉर एग्जांपल मैंने पहली रॉ पकड़ी और मैंने दूसरी रॉ पकड़ी, पहली रॉ के जो एलिमेंट्स है ना 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स है ना, इनको मल्टीप्लाई करो किसी और रॉ के कोफैक्टर से। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड रॉ पकड़ी, तो सेकंड रॉ का जो ये पहला एलिमेंट है ना, इसका कोफैक्टर निकालो, इसके कोफैक्टर को आप बोलोगे A21, तो जो इसका कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करो इस रॉ के एलिमेंट से। तो आप एक रॉ के एलिमेंट को दूसरे रॉ के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करो इस रॉ के कोफैक्टर से, जिसको आप बोलोगे A22 और इसको बोलोगे A23। तो जब भी आप इनको आपस में ऐड करोगे सम 0 आएगा हमेशा। ये आप करके भी देख सकते हो, तो मुश्किल नहीं है, आपको बस कोफैक्टर निकालने। -1 का कोफैक्टर क्या होगा, सबसे पहली बार इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव। तो रॉ डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, 2 -2 -3 -5, साइन चेंज करो 5 हो जाएगा, तो ये 5 है सिंपल। अच्छा 4 का निकालो, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, 1 3 2 -1, तो -1 -6 -7, तो उसका -7 हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा। अच्छा कोफैक्टर निकालो 0 का, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, 1 को 1 से करो, 2 को 2 से करो, 1 -4 -3, साइन चेंज करो 3 आएगा। आप देखना सम इसका 0 होगा। 1 को 5 से करो 5, -7 को 2 से करो -14, 3 को 3 से करो 9, ऐड करो आपस में, सम 0 के बराबर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम किसका, किसी भी रॉ को पकड़ो, किसी 2 रॉ को आपने पकड़ना है, तो एक रॉ के एलिमेंट्स को दूसरी रॉ के कॉलम दूसरी रॉ के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और जब आप उनको सम करोगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। ये कॉलम के साथ भी आप कर सकते हो, कोई भी 2 कॉलम पकड़ो, एक कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है जो डिस्कस होती है कि इफ अ डिटरमिनेंट बिकम 0 व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू a देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। कि अगर आपके पास, अब ये उस डिटरमिनेंट की बात होगी जिसमें x कहीं आ रहा होगा, तो अगर आप उसमें x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दो और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर हम ये बोलेंगे कि x माइनस a जो है ना वो उसका फैक्टर है। जैसे आपको पता है ये फैक्टर पॉलिनोमियल से टर्म आपने निकाली हुई है कि जब पॉलिनोमियल में आप x की कोई वैल्यू पुट करते थे और आंसर 0 आ जाया करता था, फैक्टर थ्योरम जो है, तो आप क्या बोला करते थे, वो वैल्यू फैक्टर है। उसी सेंस में अगर आप डिस्कस करो तो अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए ना, इसका मतलब वो फैक्टर है। अब वो कैसे नजर आएगा, वो मैं एक और एग्जांपल, मतलब एक और बात आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम एक एग्जांपल पिक करते हैं और फिर मैं आपको ये बात समझाता हूँ इसका मतलब क्या है सही वाला। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इससे मैं एक और चीज भी आप लोगों को सिखाऊंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसी तरह एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अच्छा बिलफर्ज अगर एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज आ जाए और ऑप्शन में पूछें कि यार इसमें क्या फैक्टर है इसका, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर है या x प्लस वाई इसका फैक्टर है, इस टाइप का लिखा हुआ अगर आपसे फैक्टर पूछे हुए होंगे। तो बेस्ट तरीका इसका मालूम करने का यही है कि आप x की वैल्यू पुट करके चेक करोगे क्या डिटरमिनेंट सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा।
फॉर एग्जाम्पल अब आप x की जगह पे जैसे x -1 फैक्टर है नहीं, तो आप क्या करो x -1 इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू 1 आएगी। जहां जहां x की जगह जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 पुट करो और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपको नजर आ रहा है कि 0 के चांसेस बन रहे हैं तो आप मजीद कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो, अगर नहीं नजर आ रहा छोड़ दो उसको। इसी तरह चेक करोगे तो ये जो सी ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे ठीक होगा। कैसे? जब आप x की जगह पे y पुट करोगे तो आपको एक बात नजर आएगी क्या, और ये आप फॉरन पुट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये x -y पुट करने पे नहीं होगा, इसको सॉल्व करोगे, या x इज इक्वल टू -y पुट करोगे तब ये नजर नहीं आएगा। कैसे? x -y को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आएगी y। आप क्या करो, x की जगह पे y पुट करो, ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा y³। इसी तरह ये तो अपनी जगह पे ही है। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे आपके डिटरमिनेंट की शुरू की 2 रॉ सेम होगी। अच्छा, 2 रॉ सेम होती है, आंसर 0 आता है। तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा अगर किसी वैल्यू पे आपका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब उसको आप क्या बोलोगे, फैक्टर बोलोगे। अब यहाँ पे फैक्टर का वर्ड तो नॉर्मली उस वक्त आप यूज करते थे जब प्रोडक्ट फॉर्म होती थी, तब हम फैक्टर लगा देते थे। तो यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म आ नहीं रही, बस वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आ रहा है तो हम बोले फैक्टर है। ऐसा नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, डिटरमिनेंट का आंसर निकालोगे, इस वाले का, ये तो चलो वैल्यू पुट किया ना, इस वाले का आंसर निकालोगे ना, रिजल्ट में फैक्टर आ रहे होंगे। वो अगला पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं। पहले मैंने क्लियर कर दिया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में x की आप कोई वैल्यू पुट करो और उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो फिर आप ये बोलोगे कि x उस वैल्यू को अगर पीछे ले आओ, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू y पुट किया था, पीछे लाओ x -y, तो आप बोलोगे x -y इसका फैक्टर है। मैंने ये चीज तो आपको प्रॉपर्टी क्लियर कर दी है। अब ये समझो कि x -y इसके रिजल्ट में आ कैसे रहा था, साथ साथ मैं आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी सिखा देता हूं। देखो, जैसे अगर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं फिर तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हो, इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब इस किस्म के डिटरमिनेंट होते हैं, या आप लोगों ने अपनी बुक में भी देखे होंगे जहां पे डिटरमिनेंट आप लोगों को बताया होगा, तो वहां पे जब इसको एवेल्युएट करते हो ना, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा इसको इजी कर दें। वरना अगर आप किसी रॉ या कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो काफी टाइम आपको लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा इजी कर दें इसको। इजी करने का तरीका क्या होता है, आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ, डिटरमिनेंट ने हमें बताया था कि अगर आप किसी भी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और दूसरी रॉ के अंदर ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। ये बात हमें पता थी। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे जो रॉ 1 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ और ऐड कर दो रॉ 2 के अंदर। रॉ 2 के अंदर ऐड कर रहे हैं, रॉ 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप रॉ 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ और ऐड करवा दो R3 के अंदर। ये दोनों काम एक साथ हम कर देते हैं। तो पहली रॉ तो एज इट इज सेम रहेगी। अच्छा, पहली रॉ को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना, तो ये हो जाएगा -1, ऐड करोगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -x², ऐड करो -x², ये हो जाएगा -x³। अच्छा, इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया R3 के अंदर, तो 0 हो जाएगा। z² -x² z³ -x³। उसके बाद आप क्या करो, इसका फायदा ये हुआ कि आपकी जो पहली कॉलम है ना, अब इसका फायदा यहां पे हुआ कि जो पहला कॉलम है उसके 2 एलिमेंट आपने 0 कर दिए। कि नॉर्मली आप वहां पे करते हो जब आपको 1 1 नजर आ रहा होता है, ज्यादातर आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन डिटरमिनेंट डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है जब आपको सेम नजर आ रहे हैं ना किसी कॉलम रॉ में, और कोई प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं हो रही। देखो, जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है या डिटरमिनेंट का कुछ और आंसर आ रहा होता है। जब कुछ और आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड किए बगैर कुछ और आंसर आ ही नहीं सकता। जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उसमें आपको या तो 0 आंसर मिल रहा था, या फिर वो प्रॉपर्टीज सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हो। अगर डिटरमिनेंट का आंसर निकालना है तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा अगर आंसर अदर देन 0 है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब अगर इसका आंसर 0 है तो फिर तो डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी लग के 0 हो सकता है। लेकिन अगर इसका आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब मुझे डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब मैं अभी एक्सपेंड कर दूं या बाद में कर दूं, ये मेरी चॉइस है, लेकिन अभी करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी करना बड़ा आसान है क्योंकि 2 एलिमेंट तो वैसे 0 हो गए। मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड करूंगा, लाइफ मेरी इतनी इजी हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम प्रेफर करते हैं कि पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर दें, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दें। तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादातर यही होती है कि डिटरमिनेंट में अगर 1 1 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करवा देते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई एलिमेंट एक कॉलम में बिल्कुल सेम हो, वहां पे भी आप सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। वो जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें भी कवर हो जाएंगी बातें। सही है। अच्छा, तो एक्सपेंड करो। आप पहले कॉलम से, पहली रॉ से एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं हम, एक ही आंसर आएगा, लेकिन पहले कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहले कॉलम के 2 एलिमेंट तो 0 हैं, तो इसका मतलब जस्ट पहला एलिमेंट ही आप कंसीडर करोगे, बाकी तो 0 ही है यहाँ पे। तो आप जस्ट 1 कंसीडर करोगे, पीछे क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे। y² -x² y³ -x³ z² -x² z³ -x³। इसको भी हटा दो, फायदा नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो डिटरमिनेंट जैसे लेते हो, तो क्या हो जाएगा, y² -x² z³ -x³। अच्छा जी,
एक सेकेंड, सही है। अच्छा जी, फिर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये बेसिकली वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इस डिटर्मिनेंट की। पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां तक लाया, फिर अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। अब मजीद मैं क्या कर सकता हूं, कुछ कॉमन आ सकता है, दिखने में आपको लग रहा है फॉर्मुलेस नेचर के हैं, कुछ कॉमन आ रहा होगा यहाँ पे। इस पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो जाएगा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहली बात जो आपको कॉमन नजर आ रही है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, एक चीज दोनों के अंदर कॉमन है। y माइनस एक्स ये कॉमन आ रहा है, तो पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। तो कॉमन आ गया मेरे पास सबसे पहले y माइनस एक्स, फिर आया z माइनस एक्स, ये कॉमन आ गया। पीछे क्या बचेगा, यहां से बच रहा है y प्लस एक्स यहां पे तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, तो इधर बचेगा y प्लस एक्स और वो फैक्टर है z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस के साथ इधर क्या बचेगा z प्लस एक्स, और इसके साथ आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ये डिटरमिनेंट एमसीक्यूज में आएगा नहीं। मेरा मेन मकसद था एक तो वो आपको प्रॉपर्टी समझाना, दूसरा मकसद था कि डिटरमिनेंट को सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करते हो, क्योंकि सवाल मैंने सॉल्व नहीं करवाया, तो जरा देख लो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि पेपर में जो आएगा इजी होगा, ये समझ लिया तो फिर कोई मसला तो नहीं होगा ना ये। अच्छा, ये दो फैक्टर आप देखो, ये फैक्टर आए में, अगर आप देखो सवाल आपका प्रूव हो गया, एक्स माइनस वाई आपने फैक्टर बोला था ना, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई आ रही है यहाँ पे, ये वाई माइनस एक्स है, तो यहीं पे हमें काम करते हैं। इससे माइनस कॉमन ले लो, इससे माइनस कॉमन ले लो, वो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप इसको इस तरह कर दो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। तो अगर आप ऑब्जर्व करो बात यहां से सेटिस्फाई हो रही है, एक्स माइनस वाई इसका फैक्टर है, फैक्टर फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसलिए मैं बताता। खैर एक और भी आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको चीजें अब क्लियर होंगी। अभी सिर्फ अंदर जो ब्रैकेट है ना, उसकी मैं आप लोगों को बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन किस तरह हम कर रहे होंगे। वाई को जेड स्क्वायर से करोगे, या अगर आपको नजर आ रहा है कोई कैंसिल हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यही कर देता हूँ, वाई और जेड स्क्वायर तो कैंसिल नहीं हो रहा, हाँ वाई और जेड स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर वाई को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स जेड से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। सेम जब मैं यहाँ पे z को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई से, तो ये एक्स वाई जेड होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से y को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से, तो ये वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दोबारा कहीं नहीं आएगा, तो ये वाई एक्स स्क्वायर हो गया। और क्या बचेगा, दैट्स इट। एक्स को मल्टीप्लाई करो, ये एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक्स जेड स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स जेड से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, जो कि कहीं और नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, ये देखो माइनस जेड का एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। आप लोग लिख लेना अगर पेपर में आया ना, ताकि याद रहे सब चीजें। तो एक्स जेड स्क्वायर जो है वो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स को इससे करो एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, जो कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब होगा, माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं ताकि टाइम बच जाए, आप लोग इसको डिटेल में कर सकते हो। तो ये चीज तो आपस में कैंसिल हो गई। अब इसके जितने भी फैक्टर थे ना जो बच गए, वो मैंने लिख लिया, बाकी मैंने कैंसिल कर दिया। इधर क्या बचा, जेड को वाई स्क्वायर से करो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, माइनस आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये कैंसिल नहीं हुआ होगा। जेड को एक्स वाई से करो, मैंने बताया था कैंसिल हो चुका है ये। जेड को एक्स स्क्वायर से करो, ये भी कैंसिल हो गया था ऊपर जब इससे किया था आपने। फिर एक्स को करो एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर एक्स को इससे करो एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचेगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से करो, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, जो कि ऊपर वाला मैंने बताया उससे कैंसिल हो गया था। तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजी से बच जाएंगे। अब इसमें से आप देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, किसको मैं आपस में फैक्टर मतलब करीब करीब करके कुछ कॉमन वॉमन ले सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो, इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर की टर्मिनोलॉजी में, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इनमें देखो माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, या एक्स प्लस जेड भी आप इसको कह सकते हो। ये ब्रैकेट के अंदर सारी कहानी हो रही है। फिर दोनों में, अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, मतलब ये डेफिनेटली वो सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा ना उसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जब ये आंसर नहीं आ रहा तो हम एक पैटर्न पे जाते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं वो कॉमन आ जाए।
जैसे एक्स वाई के साथ है, एक्स जेड के साथ है, इसी तरह वाई और जेड वाला पैटर्न ढूंढो। यहां पे भी वाई जेड वाला मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैं काम करता हूं, कोशिश करता हूं वाई जेड मेरे पास किसी तरह कॉमन आ जाए। वाई जेड किस तरीके से कॉमन आएगा, अगर मैं यहां से वाई फॉर एग्जाम्पल वाई जेड स्क्वायर और इसमें से वाई जेड में कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में से तो मैं वाई जेड कॉमन लूंगा, यहां से बचेगा जेड, यहां से बचेगा माइनस वाई, तो मैंने दोनों कॉमन ले लिया। और इसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स कॉमन ले रहे हो तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काम कर लेते हैं, ठीक है। ये करने का फायदा क्या होगा कि आप इसको एक्सपेंड करो, वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, इस तरह लिख लोगे आप, ठीक है। अब देखो दोनों में जेड माइनस वाई आ रहा है, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा वाई जेड, यहां से बचेगा एक्स और जेड प्लस वाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई आएगा। तो देखो सिंपल सी मैथ हमने लगाई और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वो इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। तो ये पूरा आपके पास आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे ना तो रिजल्ट में आपको आंसर मिल रहा है। आप देखो इसके कितने ज्यादा फैक्टर है, इसका x माइनस वाई भी फैक्टर है, x माइनस जेड भी है। मैंने बताया था फैक्टर क्या होते थे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना, तो ये वही टर्मिनोलॉजी है। z माइनस वाई भी इसका है, आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो वैसे इनमें से, अगर y माइनस जेड बनाना चाह रहे हो आप, इससे माइनस कॉमन ले लो और इससे माइनस कॉमन लेना चाह रहे हो उससे ले लो, मर्जी है आपकी, लेकिन फैक्टर तो सेम ही रहेगा, माइनस कॉमन लो या ना लो फैक्टर तो सेम ही रहेगा। और ये चौथा फैक्टर है। तो बिलफर्ज यही एमसीक्यूज आता है ना इसके, अगर ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन बनाने होते उन्होंने तो क्या बन सकते थे, x इज इक्वल टू वाई पे भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, x इज इक्वल टू जेड पे भी सेटिस्फाई हो रहा होगा और y इज इक्वल टू जेड पे भी हो रहा होगा। मतलब आप इस डिटरमिनेंट में x की जगह y पुट करो या x की जगह पे z पुट कर दो तब भी आपकी सेम हो जाएगी, या y की जगह पे z पुट कर दो तब भी आपकी रॉ सेम हो जाएंगी। इस तरीके से ये बड़ा वाला फैक्टर भी खैर इसका आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां से आपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना भी सीख लिया, प्रॉपर्टी भी समझा दी, ये सब चीजें भी हमारी कवर होगी, डिटरमिनेंट का सब काम खत्म हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेनली और उसके बाद थोड़ी इनवर्स की देख लेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट की देखते हैं। अच्छा, एडजॉइंट को वैसे एडजुगेट भी बोलते हैं, ADJUGATE, पता नहीं मैंने देखा था कहीं, खैर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो उसके एडजॉइंट से, ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, तो रिजल्ट में हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर था। अब बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। अब देखो वैसे आपके पास मैट्रिक्स ए आए और आपको बोला जाए उसको मल्टीप्लाई करो उसके एडजॉइंट से, एक तो मल्टीप्लीकेशन वैसी है जी फालतू चीज है, उससे पहले आपको एडजॉइंट लेना पड़ेगा, बिलफर्ज अगर 3/3 के पहले आप एडजॉइंट लोगे इतने लंबे तरीके से, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे उसके एडजॉइंट से। इतना लंबा काम करने से बेहतर है कि जस्ट जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे आसान काम और क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 1 1, तो जो भी डिटरमिनेंट आया होगा उसके 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे। तो इतना लंबा काम करने से बेहतर है जस्ट आप डिटरमिनेंट निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी से, वही आपके पास आंसर आ रहा होगा, जो आंसर आपको ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज काफी काम की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वैसे आपको पता हो पूछी जा सकती हैं, जैसे अगर आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आप उसको ट्रांसपोज करो और उसके बाद आप एडजॉइंट लो, ये बराबर है कि पहले आप एडजॉइंट ले लो और उसके बाद ट्रांसपोज कर लो, एक ही बात है। अब ये वो चीज है जो आपका खास टाइम नहीं बचा रही, इसमें आप पहले ट्रांसपोज कर रहे हो फिर एडजॉइंट ले रहे हो, एडजॉइंट तो लेना पड़ रहा है, इसमें पहले आप एडजॉइंट ले रहे हो फिर जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो कोई टाइम नहीं आपका बचेगा, लेकिन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। जैसे डिटरमिनेंट में पढ़ा था आपने कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, प्रोवाइडेड कि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो, ए बी पॉसिबल हो, तब की बात है। तो अगर ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर एडजॉइंट लो, ये बराबर है कि पहले आप दोनों का एडजॉइंट ले लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वो चीज है जो आपका टाइम बचाएगी। देखो ये काम करना मुश्किल है, दो दफा एडजॉइंट लेना पड़ेगा, 3/3 की मैट्रिक्स हुई तो टाइम लग जाएगा आपका, जबकि इसमें क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और एक ही दफा एडजॉइंट लेना है। यहाँ पे दो दफा एडजॉइंट लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और दो दफा एडजॉइंट लेना है, जबकि यहाँ पे आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और उसका एडजॉइंट ले लो। तो काम की भी है, इतनी एमसीक्यूज में ऐसा एग्जांपल देके पूछते नहीं है, वैसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, जहन में होनी चाहिए आपके। अच्छा, इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट लेते हो तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट्स टाइम उसके इनवर्स से।
ये इनवर्स का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो। ये मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिखा है ताकि बच्चे एकदम से पूछेंगे यार ये क्या चीज है, एडजॉइंट का तो फॉर्मूला सर ने बताया नहीं था कोई, वो इनवर्स का फॉर्मूला ही है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को जाके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिए, दैट्स इट। तो एडजॉइंट को इस फॉर्म में लिख सकते हो कि एडजॉइंट है ए इनवर्स टाइम्स डिटरमिनेंट। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने उसमें एडजॉइंट ऑफ के ए मालूम करना है, तो ये बराबर होगा के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट है। अगेन ये आपका कोई टाइम नहीं बचा रहा, अगेन यहाँ पे n क्या है, n ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि के ए का एडजॉइंट निकालो, फॉर एग्जाम्पल 2a का एडजॉइंट निकालो, ये सवाल आता है। ये सवाल इस तरीके से आ सकता है वैसे कि आपको बोले एडजॉइंट ए जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट दे दें, ठीक है, आपको किसी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट मैट्रिक्स आपको नहीं गिवन, आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट दे दें और बोलें कि एडजॉइंट निकालो 2a का। अब ये आपके लिए मसला है क्योंकि आपको a नहीं पता ना, अगर आपको a पता होता तो लंबे तरीके से आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते फिर एडजॉइंट निकालते। आपको तो a पता ही नहीं है, आपको a का एडजॉइंट पता है और आपको 2 टाइम्स a का एडजॉइंट निकालना है। तो अगर a मैट्रिक्स पता नहीं होगी तो बेशक टाइम भी आप लगा लो नहीं निकाल पाओगे, इसको रिवर्स में जाना पड़ेगा, वो तो खैर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कहती है इसका आंसर हो जाएगा के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे 2 के बराबर है, तो 2 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन क्या होगा, सिंपल अगर ऑर्डर इसका 3 है, 3 माइनस वन 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो ऑलरेडी सवाल में गिवन होगा, तो जो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, दैट्स इट, आपके पास 2a का एडजॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स ए ना गिवन हो फिर सवाल आए तो काफी आसानी हो जाएगी, और वैसे भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पूछी भी जा सकती है। अच्छा, ये पावर है कि जैसे आपने ट्रांसपोज का पढ़ा था ना, इसी से रिलेटेड है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की कोई पावर निकाल रहे हो और फिर एडजॉइंट ले रहे हो तो ये बराबर है कि पहले आप उसका एडजॉइंट ले लो और उसके बाद उसकी पावर ले लो। एक ही बात है, इतना कोई टाइम आपको बचेगा नहीं। वेयर n बिलोंग्स टू यहाँ पे नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी आप कह सकते हो, मैंने बताया था नेगेटिव पावर्स हम इतनी रेज नहीं करते। अच्छा जी, फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको बोले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, ये बराबर है डिटरमिनेंट ए माइनस टू मल्टीप्लाई ए। यार ये प्रॉपर्टी ऐसा इतनी भी कोई काम की नहीं है, लेकिन वो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है पूरा, तो मैं बता दूं। लेकिन इतना अगर नई मसला हो रहा तो याद ना करो इसको, क्योंकि ये ना सवालों में छोटी छोटी ना एक्सरसाइज में ये सवाल आते थे कि प्रूफ करो ये चीज इसके बराबर है, वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दी होती थी, आप प्रूफ कर रहे होते थे, उन्हीं को यहाँ प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। तो अगर एमसीक्यूज में पूछ ली जाए तो अब प्रूफ करना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो बेहतर है याद होगी तो फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर याद हो सकती है कर लो, वरना जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी, ये बताओ ये बताओ, ये फॉर्मूला बताओ, बाकी जो है ये अगर इनको इग्नोर भी कर दोगे, ये वाली कर दो इग्नोर, ये कर दो, याद कर लो तो बेस्ट तरीका है यार, कहीं ना पूछी जा सकती है। वरना अगर मसला हो रहा है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, ये वो चीज नहीं है जो बहुत फेवरेट है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में बुक में मेंशन है तो कहीं की भी पूछी जा सकती है। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि अब ये काम जो है ये देखो मुश्किल है थोड़ा, अब ये डबल काम है, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन हो, आप उसका एडजॉइंट निकालो, जब एडजॉइंट आ जाए दोबारा एडजॉइंट निकालो, तो कितना लंबा काम है। उससे शॉर्ट काम क्या, अगर आपको ये चीज निकालने को बोले आप क्या करो, जस्ट आप डिटरमिनेंट निकाल लो उस मैट्रिक्स का, जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी पावर आप n माइनस टू कर दो। अगर 3/3 मैट्रिक्स है, जो डिटरमिनेंट आया है आप क्या करो 3 माइनस टू 1, जो डिटरमिनेंट आया जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ए से। ए मैट्रिक्स आपको पता है डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सेकंड का काम है, जबकि बार बार एडजॉइंट निकालना ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में जहन में रखना कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ये तो इस चीज पूरी चीज का आंसर 0 दे रहा होगा, जबकि ऐसा मतलब 0 नल मैट्रिक्स दे रहा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हो और वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये चीज कभी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगी। तो देख लेना, अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी काम की नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उस पर प्रॉपर्टी लग सकती है। फिर ये दो प्रॉपर्टी है तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है कि अगर आप किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये बराबर होगा ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर मैंने बताई थी, मैं चलो दोबारा लिखवा देता हूँ कि एडजॉइंट ए का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो ये बराबर होगा ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। यहां से आप बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई करो, यहाँ पे आप वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो डिटरमिनेंट में मैंने बताई थी कि अगर 2a का या किसी के a का डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो किसके बराबर होता था, k की पावर n
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में बताया था, जाके देख लेना कि ए का डिटर्मिनेंट इसके बराबर होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो इस पूरी चीज का, तो ये बेसिकली के है ना, कोई नंबर होगा, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, इसकी पावर ऑफ एन करोगे, पीछे बचेगा ए की पावर -1 का डिटर्मिनेंट, मतलब इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट इसके बराबर होता है। अगर किसी बड़ी काम की प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है तो अब ये लंबा काम है, आप पहले उसका इनवर्स निकालोगे फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे। इसे इजी काम किया कि आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, पावर -1 कर दो, कितना छोटा काम है। तो ये सिचुएशन बनेगी, डिटर्मिनेंट बेसिस सेम है, पावर का ऐड करो, n-1 बन जाएगा, फॉर्मूला आ गया। तो ये इसी प्रॉपर्टी से ना फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो मैंने बताया था कि प्रूफ है हर प्रॉपर्टी का, लेकिन टाइम नहीं होता, लेकिन जो छोटी छोटी होती है मैं कहता हूँ चलो बता ही दो बच्चों को। फिर इसी की अपग्रेड ये करो कि अगर एडजॉइंट ए का अगर आपने निकालना है डिटर्मिनेंट, तो ये बराबर होगा n-1 की पावर 2। ये आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, वही काम जो मैंने बताया ना एग्जैक्ट वही यहां पे अप्लाई करो, आप इस नतीजे पे पहुंच जाओगे। अच्छा, इसके बाद ही मजीद मैंने तीसरी दफा भी बताया था, वो भी देख लेना अगर आप लोगों को शौक हो। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी है दो, कि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, चाहे 2x2 की लो, 3x3 की लो, जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। और 10वां है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नल मैट्रिक्स पिक की है, तो नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो भी नल ही होगा, एडजॉइंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने एडजॉइंट की देख ली हैं। अब हम जल्दी से इनवर्स की भी कुछ देख लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। इनवर्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है, जो आपने बहुत दफा बाकी टॉपिक्स में भी पढ़ा हुआ है, कि अगर आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स लो और दोबारा इनवर्स ले लो तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। ये ट्रांसपोज के अंदर भी पढ़ी थी आपने, ये सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी पढ़ी थी, और भी बहुत जगहों पे आपने पढ़ी हुई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं, ट्रांसपोज के अंदर भी देखा था आपने ये, कि अगर आप दो, अगेन प्रोवाइडेड के ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल हो, वो नॉन सिंगुलर हो, तभी इनवर्स आएगा ना। तो ये इंप्लाइड है इसके अंदर कि प्रोडक्ट पॉसिबल हो, इनवर्स पॉसिबल हो, तब ये प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी। कि अगर आप ए बी का, इनफैक्ट मैं तीसरी भी डाल देता हूं इसके अंदर, अगेन इनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो, इनका इनवर्स पॉसिबल हो, तब ये प्रॉपर्टी होगी कि रिवर्स में जाओगे आप, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, इसको तभी आप रिवर्सल लॉ कहते हो। ये ट्रांसपोज का भी था, ये इसका भी है, और ये कहीं और भी था, मेरे जहन से नहीं निकल गया, ये कहीं और भी था, किसी और टॉपिक में था ये रिवर्सल लॉ, आई डोंट नो। तो खैर रिवर्स, सबसे पहले तो रिवर्स में जाना है, ए बी सी इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका इनवर्स निकालो। ये बराबर एक एप्लीकेशन नहीं इसकी आती, कोई एग्जांपल नहीं देते, जस्ट पूछते हैं डायरेक्टली। तो इनका ऑर्डर था ए बी सी, आपने रिवर्स में जाना है सी बी ए, और सबका क्या करना है, अलग अलग इनवर्स निकाल देना। पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर यहाँ पे इनवर्स लो, ये बराबर है कि रिवर्स ऑर्डर में सबका इनवर्स लो और उनको मल्टीप्लाई करो। तो रिवर्सल लॉ कहते हैं 2 पे वैलिड है, 3 पे वैलिड है, 4 पे वैलिड है, प्रोवाइडेड के प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो बेस्ट तरीका होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पिक करो जिनका ऑर्डर सेम हो, मसले हल हो जाएगा। सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई मसला ही नहीं है, ए बी मल्टीप्लाई करो, बी सी पे मल्टीप्लाई पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैट्रिक्स तो वैसे भी एसोसिएटिव होती हैं। खैर, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो और फिर उसका इनवर्स लो, ये बराबर है कि पहले आप उसका इनवर्स ले लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। तो इतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद इनवर्स के अंदर ये भी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका इनवर्स निकालो, तो ये बराबर है कि आप अलग अलग उसका इनवर्स निकाल लो। मतलब के इनवर्स, के कोई नंबर होगा, के इनवर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल, के का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/k, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो के ए का इनवर्स का मतलब बराबर होगा 1/k टाइम्स ए का इनवर्स। अगेन के जीरो नहीं हो सकता, मसला हो जाएगा वरना फिर। अच्छा, यहाँ पे ना एडजॉइंट के अंदर कुछ मैंने मिस कर दिए, वो जरा देख लो, एक साथ में लिखवा सकता हूँ वैसे ये, हाँ ये एक साथ में लिखवा सकता हूँ इनमें आप, हाँ यहाँ लिखवाता हूँ कि इफ ए इज, अब तीनों कैटेगरी में एक साथ लिखा रहा हूं, इफ ए इज सिमेट्रिक, या ए इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, या ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, या ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये चारों कैटेगरी मैंने आपको करवा दी है। चौथी कैटेगरी भी थी ना मैंने अपने पास प्रूफ की हुई थी, हाँ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं लिखवा देता हूं पहले,
मैं ऑल्सो लिख रहा हूं, आगे आप लोग खुद कंप्लीट कर लेना। इसका क्या मतलब है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पकड़ो, उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। बड़ी काम की चीज है, एमसीक्यू में पूछते हैं। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होगा। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट में रिजल्ट में सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही होगी। अब बाकी में जरूरी नहीं होता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट में सिंगुलर भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई सिंगुलर है तो रिजल्ट में आपको एडजॉइंट भी उसका सिंगुलर मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई आपने डायगोनल मैट्रिक्स पकड़ी है तो जब उसका एडजॉइंट निकालोगे तो भी आपको डायगोनल मिलेगी। इसी तरह अगर एक नल मैट्रिक्स पकड़ी है, उसका एडजॉइंट भी नल होगा। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपने पकड़ी है, उसका एडजॉइंट भी आइडेंटिटी होगा। तो डिफरेंट अंदाज में ये बात पूछी जा सकती है, तो इसको तो नोट कर लेना सबसे पहले। इसी तरह ये पॉइंट यहां पे भी है ना कि इफ ए इज सिमेट्रिक अगेन ट्रायंगुलर अगेन डायगोनल। भाई यहां पे अब सिंगुलर तो नहीं हो सकता ना, सिंगुलर का तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ए सिमेट्रिक हो, ट्रायंगुलर हो, डायगोनल हो, देन उनका जो इनवर्स है इज ऑल्सो, इंग्लिश मेरी वीक है, कोई अच्छा वर्ड ढूंढ लेना, बल्कि यही लिख देते ना, मुझे बस सही है कि अगर ए सिमेट्रिक है उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ए डायगोनल है उसका इनवर्स भी डायगोनल होगा। उसकी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई थी, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कितनी आसानी से आ जाता है। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, और कुछ रह गया? एक छोटी सी चीज है जो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कंडीशन लिखी हुई है ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हमारे बच्चों को ज्यादातर कैंसिल करने का शौक होता है कि यार जो चीज नजर आ रही है वह कैंसिल कर दो किसी तरह उसको। तो वो कैंसिल करके ना इसको इस तरह लिख देते हैं कि बराबर है ए इक्वल टू बी। तो ऐसा आप कर सकते हो, अलाउड है आपको, लेकिन प्रोवाइडेड सी का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि नंबर्स के अंदर अगर आपके पास चीज लिखी हुई है ना 2x इज इक्वल टू 2y, आप 2 को कैंसिल कर दिया करते थे। उसकी लॉजिक क्या होती थी कि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको पता है 2/2 1 होता है, 2/2 1 होता है, x इज इक्वल टू y आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसे नहीं होता। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो आप दोनों तरफ सी से पहली बार डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरीके की डिवीजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही मैंने बताया था, एम्बिग्यूटी आ जाती है अगर आप इस तरीके से डिवाइड करो। तो हम मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन का ऑल्टरनेट हमने किस तरीके से निकाला हुआ है, हम कहते हैं कि बिलफर्ज अगर आप सी को हटाना चाह रहे हो ना, तो आप डिवाइड ना करो, डिवाइड इज काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा था ना, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं दोनों तरफ 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल इन द सेंस 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। तो नंबर्स के अंदर आप ये करो या डायरेक्ट डिवाइड करो, फर्क नहीं होता था, कम्यूटेटिव होते थे, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कम्यूटेटिव हो रहे होते हैं, चीजों में फर्क होता है। तो इसलिए मैट्रिक्स में वो नोटेशन आप यूज नहीं कर रहे होते। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि अगर आपको सी को हटाना है ना, तो उस तरीके से हम डिवाइड नहीं करते, हमने एक और ऑल्टरनेट निकाला है कि आप क्या करो, दोनों तरफ सी का इनवर्स ले लो। और ऑर्डर मैटर करता है, ए सी के बाद आप सी इनवर्स ले रहे हो, तो यहाँ पे भी बी सी के बाद आप सी इनवर्स ले रहे हो। यहाँ पे तो चलो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी वहां पे मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि वहां पे हो सकता है। तो ये पूरी चीज आइडेंटिटी के बराबर होगी, ये भी पूरी चीज आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अगर जुगाड़ याद रखना चाह रहे हो, सी को कैंसिल कर सकते हो, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये उसी वक्त इक्वल होंगे जब सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर सी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब उसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, और अगर इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो आप ये काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ये चीज समझाने वाली थी कि डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे। कंडीशन है कि अगर सी का डिटर्मिनेंट 0 है, 0 नहीं है, इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है, तब आप ये काम करके ए को बी के बराबर रख सकते हो। तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और इनवर्स की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो मैंने बता दी है। ये मैंने आप लोगों को बता दी थी ना पहले, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप ए की पावर माइनस एन निकाल रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, ए की पावर माइनस एन को लिखने का एक तरीका क्या है, ए की पावर -1 और उसकी पावर एन। इस तरह भी आप लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, ए की पावर एन उसकी पावर -1। प्रोवाइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। सब इसमें इंप्लाइड है कि इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, तब आप ये सब काम कर सकते हो, वरना आप ये काम नहीं कर सकते। वरना तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ए इनवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए, साथ साथ ए की जो आप पावर ले रहे हो उसका इनवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में काफी काम आती है। डिटर्मिनेंट के अंदर भी प्रॉपर्टी थी ना कि अगर आपके पास ए की पावर एन है, ये मुश्किल काम है, बेहतर क्या है कि आप ये काम कर लो। तो जब तक एन पॉजिटिव है तब तो खैर आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर एन नेगेटिव होगा तो अगेन वही पॉसिबिलिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -2 आ जाए, आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन प्रोवाइडेड ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड होगी। तब ये आसानी के लिए हम नॉर्मली बोलते हैं पावर पॉजिटिव रखो। तो बच्चों डिटेल में एडजॉइंट कवर हो गया, इनवर्स कवर हो गया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी
कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल होता था सिंध बोर्ड में, मैंने कहा वो भी आप लोगों को थोड़ा करवा दूं एंड पे, ताकि मैट्रिसेस का टॉपिक कंप्लीट, बाकी एमसीक्यूज में हम देख लेंगे। इस किस्म का आपको सवाल नजर आता है कि कोई कंडीशन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, साथ यहाँ पे एक्स दे देंगे, यहाँ पे बोलेंगे बराबर है 4 5 6 7 के। अभी इसको नहीं सॉल्व करना, तो वैल्यूज काफी अजीब अजीब सी शायद आ रही होंगी, क्योंकि मैंने रैंडमली एग्जाम्पल बना दिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि आप यहाँ से एक्स निकालोगे, तो अब इसका एक तरीका क्या है कि एक्स को आप लेट करो, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो ए बी सी डी, फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। 4 इक्वेशन इस तरीके से आ रही होंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो पहली इक्वेशन किसके बराबर रखना है, दूसरी इक्वेशन को 5, इस तरह करते करते 4 इक्वेशन आएंगी, 4 अननोन होंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, आपके पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी, पुट करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा। दूसरा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको नजर आ रहा है कि यार इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो आप इनवर्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैट्रिक्स है ना, आपने यहाँ पे हटाना है, तो इस तरफ भी आप इसका इनवर्स ले लो। अब देखो मैं इससे पीछे इसका इनवर्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इससे पीछे इसका इनवर्स आएगा। मतलब मैं अगर इसको 1 2 3 4 के इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी यही काम करूंगा, इस तरफ इस मैट्रिक्स से पीछे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से। सही है, तो यहाँ से तो ये आइडेंटिटी होगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट क्या होगा इसका, सिंपल 4 1, साइन चेंज कर दो। फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, 4 -6 डिटरमिनेंट -2 आ रहा है, तो आप जरा डिवाइड कर दो -2 से, या अभी चलो -2 से डिवाइड ना करो, कैलकुलेशन खराब हो जाएंगी। तो आप क्या करो, आपको सिंपल पता है इनवर्स कैसे हम निकालते हैं। जो एडजॉइंट आया है, ये आपका एडजॉइंट आया है, इसको आपने डिवाइड करना होता है डिटरमिनेंट से। तो फिलहाल मैं डिवाइड नहीं करता, वरना फ्रैक्शन आ जाएंगी। डिटरमिनेंट यहाँ पे -1/2 आप कर लो, तो ये, या माइनस को नीचे लिख लो या ऊपर लिख दो, एक ही बात है। तो ये हम बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब जो भी रिजल्ट में मैट्रिक्स आ रही होगी उसको -2 से डिवाइड कर देंगे, और पीछे ये वाली मैट्रिक्स बची है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो, दैट्स व्हाई हमारी ये वजह है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, -12, 16 -12 4 के बराबर हो जाएगा। 4 5 20, -14, 20 -14 क्या होगा, 6 के बराबर। -3 को 4 से करो, -12, -12 + 6 -6, इसको करो -15, 7 में ऐड करो, -8 हो जाएगा। अब आप क्या करो, बल्कि वैल्यूज बड़ी आसान आ रही है यहाँ पे, तो जब आप सॉल्व करोगे -2 से डिवाइड कर दो, हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर दो, मतलब 4 डिवाइड बाय -2, तो ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आपके पास रिक्वायर्ड जो एक्स मैट्रिक्स थी ना, वो आ गई इसके बराबर। तो इक्वेशन बनाने से थोड़ा इजी काम लगेगा अगर 2/2 में आप डील करो। 3/3 में वैसे भी नहीं आएगा, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये मैंने कहा एमसीक्यूज में इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी मेरे जहन में आ रही थी, मैंने एक एमसीक्यूज पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास माइनर कोफैक्टर के अंदर कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल P क्रॉस Q, ये उसका ऑर्डर है, आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इसकी कोई भी एक रॉ डिलीट कर रहे हो, वो ith रॉ बोलते हैं, jth कॉलम बोलते हैं, IJ आप यूज करते हैं ना, तो अगर मैं इसका ith रॉ jth कॉलम अगर इसका रिमूव कर दूं, तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी। तो सिंपल उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P-1 क्रॉस Q-1, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक 3/4 की मैट्रिक्स है, हम लिख भी देते हैं, 3 रॉ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको बोला जा रहा है इसका कोई रॉ डिलीट कर रहे हैं, वो कौन सा रॉ डिलीट कर रहे हैं हमें से कोई कंसर्न नहीं है। हम एज्यूम करते हैं कि रॉ 2 इसकी डिलीट कर दी है, फॉर एग्जाम्पल इसका कॉलम 3 डिलीट कर दी है, पीछे मैट्रिक्स क्या बचेगी, 1 2 4, फॉर एग्जाम्पल 9 10 12। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सिंपल 2 रॉ 3 कॉलम। तो हुआ क्या, एक रॉ में से आपने कम किया, कॉलम से कम किया, इसका ऑर्डर हो जाएगा। जनरल फॉर्म में इस तरह लिखोगे, अगर P की ऑर्डर है तो डिलीट करने के बाद क्या हो जाएगा, P-1 Q-1।